हाँ ये देख लीजिए, ऐसे किया ना, यहाँ ये आ जाता है, तो इसको यहाँ स्टॉप कर देना, स्टॉप कर देना है और फिर वैसे ही लैपटॉप में देना है। सर पेन दे देना नया वाला। हाँ हाँ मतलब इंक है ना। ठीक है। तो स्टार्ट करें। कोरिलेट कौन सा होता है ना कल। टॉपिक फर्स्ट एयर प्रेशर। स्टार्ट करें। एयर प्रेशर का दूसरा नाम है बैरोमेट्रिक प्रेशर और तीसरा नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस रूम में या फिर हमारे अर्थ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा क्यों? ग्रेविटेशन से। हमारे अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, ठीक है, फिर हम लोग जानते हैं कि हमारे को नीचे से कौन खींचता है, ग्रेविटी आता है, और हमारे ऊपर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। यही जब हम मून पे जाते हैं तो हमारी बॉडी वेटलेस भी हो जाती है, क्योंकि ना ग्रेविटेशन है ना ही क्या है वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए वेटलेस हो जाता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये वेदर और टेम्परेचर के वेदर और क्लाइमेट के पैटर्न्स को डिफरेंशिएट करेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वाटर वेपर का कंटेंट भी मैटर करेगा, ठीक है, और ये चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, प्रेशर और हाइट के हिसाब से। तो टॉपिक इसलिए पढ़ना पड़ेगा कि विंड्स, आप लोग जैसे जानते हैं कि विंड्स कैसे ब्लो करते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दो प्रकार होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, ठीक है। टॉपिक स्टार्ट करें। तो पहले इसके तीन नाम ध्यान रखना, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा बैरोमेट्रिक प्रेशर और तीसरा एयर प्रेशर। लेकिन एनसीईआरटी ने एक ही नाम लिखा है, कौन सा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तीनों का नाम एक ही है। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेफिनेशन क्या होता है? तो वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर कंटेंट इन अ यूनिट एरिया फ्रॉम द मीन सी लेवल एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब यहाँ पे दो चीज का वेट लिया, एक किसका लिया, वेट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर, और दूसरा लिया है उसका एवरेज एरिया कंटेंट इन यूनिट एरिया फ्रॉम द मीन सी लेवल एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब अर्थ पर कॉलम के एयर ने एक वेट बनाया और यहाँ पे मास ने लिखा है, क्या लिखा है? वेट। वेट इसलिए ग्रेविटेशन आ गया, अगर मास है तो ग्रेविटेशन टर्म नहीं आता। और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपको कहाँ तक मिलेगा, ट्रोपोस्फियर तक मिलेगा कि स्ट्रेटोस्फियर तक मिलेगा? आंसर है ट्रोपोस्फियर, क्योंकि ज़्यादातर वेदर कंडीशंस कहाँ रहेंगे, ट्रोपोस्फियर। वैसे तो कहते हैं कि ये पूरे एटमॉस्फेयर में ही देखा जाता है एटमॉस्फेयर प्रेशर, पर इसका ज़्यादा कंपटीशन कहाँ मिलेगा था, ट्रोपोस्फियर। मतलब ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में अगर आपको सवाल पूछा गया कि एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा कहाँ रहेगा, तो आंसर रहेगा ट्रोपोस्फियर, नीचे का एरिया। तो
ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, अलग अलग स्फीयर है ना, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ मिलेगा? तो लोअर लेवल्स, और कम कम कहाँ होगा? अपर लेवल। मतलब फॉर्मूला ये बन गया कि एज अल्टीट्यूड हाइट इंक्रीजेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। पहला फॉर्मूला सभी लिखा देता हूँ। दूसरा, अर्थ के अंदर जाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है, और डेंसिटी भी क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन अर्थ के ऊपर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर ट्रोपोस्फियर तक ठंडा हो जाएगा। ट्रोपोस्फियर तक क्या है? जितना ऊपर ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ठंडा होगा। ठीक है, टेम्परेचर ठंडा हो और हवा का दबाव जो होता है एटमॉस्फेयर, वो भी कम कम होते जाता है। यहाँ पे दो चीज़ आपको देखना है। ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर का लिंकिंग टेम्परेचर के साथ और ह्यूमिडिटी के साथ कैसा होता है वो बता। तो ये हो गया डेफिनेशन एटमॉस्फेयर प्रेशर। उसके बाद इसका यूनिट क्या है? मिली बार या फिर पास्कल। इसको PASCL पास्कल कह सकते हैं या फिर मिली बार कह सकते हैं। और इसके बारे में नॉलेज होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही वो सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर है क्लाइमेटोलॉजी का, जो वेदर और क्लाइमेटिक पैटर्न्स को डिफाइन कर सकता है। अब सवाल है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर गिनते कहाँ से? उसको कहाँ से गिना जाएगा? इट मेजर फ्रॉम सी लेवल के अबव, इट मेजर फ्रॉम अबव सी लेवल, या सी लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? 1013.25 मिली बार या फिर पास्कल से। ठीक है, और जितना आप सी लेवल के ऊपर ऊपर जाएंगे, आप सी लेवल के ऊपर ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कम हो रहा है। 11th क्लास एनसीईआरटी देखो क्या लिखा। सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1013.25 मिली बार। ठीक है, टेम्परेचर भी देखो लगभग कितना दिखा है? 14 to 15 दिखाया गया, क्योंकि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर भी कितना होता है? 14 to 15। लेकिन सी लेवल के 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर चले जाइए आप, तो प्रेशर कम हुआ कि बढ़ गया? कम हुआ। उसके और ऊपर जाओ फिर क्या हो गया? कम। उसके और ऊपर जाओ फिर क्या हो गया? कम। मतलब सी लेवल से पैसिफिक ओशन लो या फिर अरेबियन सी से 10 किलोमीटर ऊपर चले जाइए अल्टीट्यूड, तो हवा का दबाव ज़्यादा है कि कम है? कम है। आपको ये फैक्ट ध्यान में नहीं रखना है, पर क्या ध्यान रखना है कि एज अल्टीट्यूड इंक्रीजेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज। ये पहला थ्योरम हो गया उसका। दूसरा, MCQ करके पीछे में दिया हुआ है एक टॉपिक अपने एनसीईआरटी से। ये जहाँ से लिया है ना मैंने, उसी के पीछे आपको एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा। उन्होंने पूछा है कि सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 1013.25 मिलीबार है तो लगभग 1 किलोमीटर पर कितना होगा? लगभग 1 किलोमीटर पे कितना होगा? अप्रोक्स 1000 की अप्रोक्स 900? अप्रोक्स 9। ऐसा एमसीक्यू दिया हुआ है वहाँ पर, आप देखेंगे तो मिलेगा। तो इसमें हमको ये फैक्ट्स लर्न नहीं करना है, आपको एक ही ये देखना है कि एज हाइट इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस, और अर्थ के अंदर में जाएंगे तो उल्टा होता है। एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीजेस। अर्थ के अंदर जाएंगे तो तब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, और अर्थ के अंदर जाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। अर्थ के अंदर जाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। कहते हैं कि अर्थ का जो सेंट्रल पॉइंट है, इसको लेते हैं हम लोग सी लेवल अर्थ का, और ये है अर्थ का सेंट्रल पॉइंट लगभग 6371। बुक्स के हिसाब से सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? मिली बार या फिर पास्कल पर। अर्थ के अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। कहते हैं कि इस कोर एरियाज, जो अर्थ का जो कोर एरिया है, वहाँ पे लगभग 3 to 4 मिलियन प्रेशर रहेगा। तब एटमॉस्फेयर शब्द नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे? प्रेशर रहेगा। 3 to 4 मिलियन प्रेशर, देन एवरेज सी लेवल प्रेशर, देन एवरेज सी लेवल प्रेशर। तो एवरेज सी लेवल प्रेशर कितना है? सिर्फ 1000 पकड़ लेते इसको। कहाँ 1000 MV और कहाँ 3 to 4 मिलियन MV। इसका मतलब अर्थ के अंदर कितना हैवी प्रेशर है, और अर्थ के अंदर टेम्परेचर भी ज़्यादा है। एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर increases, pressure also increases, so density also increases। पर एटमॉस्फेयर में आप जाएंगे
ये आपका लिथोस्फीयर के अंदर एटमॉस्फेयर में आप जाएंगे तो हाइट इंक्रीजेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, बराबर है। ठीक है, जितना ऊपर ऊपर जाएंगे हवा का दबाव क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब ये हुआ कि हवा का दबाव एटमॉस्फेयर से ज्यादा कहाँ होगा, सी लेवल। ये दो प्लेस हम लोग लेते हैं, प्लेस 1, प्लेस 2, प्लेस 3। कौन से प्लेस की हाइट ज्यादा हुई, प्लेस 3। तो प्लेस 1, प्लेस 2, प्लेस 1, इन तीनों का हाइट अलग अलग है। ये है प्लेन्स में, ये है प्लेटो पर, ये है माउंटेन। इसका मतलब तीनों प्लेस का एटमॉस्फेयर प्रेशर सेम होगा कि अलग अलग, अलग अलग होगा ना। कहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर ज्यादा मिलेगा, प्लेन्स में कि माउंटेन्स, प्लेन्स में। और कम कहाँ मिलेगा, माउंटेन्स में। फॉर एग्जांपल कन्याकुमारी और लद्दाख, कहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होगा और कहाँ पे ज्यादा होगा, कन्याकुमारी। जबलपुर और गुवाहाटी ज्यादा कहाँ पे होगा, हम्म? जबलपुर हाइट थोड़ी ज्यादा है एज कम्पेयर टू गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पे मिलेगा आपको, असम के पास है ना, तो वो असम के एकदम फ्लोर के पास नहीं है। असम बोले तो ब्रह्मपुत्र वैली के पास गुवाहाटी। तो गुवाहाटी थोड़ा नीचे मिलेगा एज कम्पेयर टू, और गुवाहाटी प्लेन्स में आ गया, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में आ गया, और जबलपुर की हाइट थोड़ी ज्यादा है। तो गुवाहाटी नीचे होने की वजह से वहाँ पे हवा का दबाव ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जबलपुर। दूसरा एग्जाम्पल गैंगटॉक, गैंगटॉक और जबलपुर, अब हाइट किससे ज्यादा होगी, गैंगटॉक। तो वहाँ पे हवा का दबाव कम होगा एज कम्पेयर टू जबलपुर। ये समझ में आया टॉपिक, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल चिल्का लेक और पैंगोंग सो लेक। चिल्का लेक और पैंगोंग सो, चिल्का लेक कहाँ पे, तो कोस्टल एरिया पर, स्टेट ओडिशा। और पैंगोंग सो लेक कहाँ है, लद्दाख में। ठीक है, वो इंडिया का सॉल्ट लेक है ना वो भी। तो दोनों में हाइट किसकी ज्यादा है, पैंगोंग सो की ऊंचाई अल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, और चिल्का लेक सी लेवल पर। इनमें से कौन से लेक का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा और कम होगा, चिल्का लेक का ज्यादा होगा और कम किसका होगा, पैंगोंग सो। क्यों, क्योंकि पैंगोंग सो की ऊंचाई ज्यादा है। समझ में, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो मुरारी लेक, पैंगोंग सो लेक, चिल्का लेक और सांबर लेक। ये है चार नाम। इन लेक्स को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा। सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिनते कहाँ से, सी लेवल से कि टॉप से, तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा वो बताइए आप। कुछ भी नहीं इसमें फॉर्मूला, आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, तो मैप में ध्यान रखना पड़ेगा इनका लोकेशन, इनका लोकेशन। सांबर लेक राजस्थान में, सांबर लेक राजस्थान में एक है। तो सांबर लेक की हाइट और चिल्का लेक के हल्का ऊपर कौन होगा, सांबर। और कोस्टल एरिया पे कौन सा है, चिल्का। तो हाइट में कम कौन होगा, चिल्का। तो आप कह सकते हैं हवा का दबाव ज्यादा कहाँ पे होगा, चिल्का लेक, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा सांबर। इन दो लेक में सबसे हाइटेड कौन सा, सोमरा है। इसलिए मैंने स्पेशली वो बताया। पैंगोंग सो भी इंडिया का हाइटेड लेक में आता है, लद्दाख में। और लद्दाख में और एक लेक है जिसका नाम है सो मुरारी। इन दोनों लेक में हाइट किसकी ज्यादा है, तो सो मुरारी की हाइट ज्यादा है एज कम्पेयर टू पैंगोंग, इसलिए मैंने स्पेशली बताया। ये इसका लोकेशन यहाँ मिलेगा, इंडिया का मैप है। ये आपके काराकोरम के माउंटेन्स है। ये लेक का नाम है, कौन सा लेक है, ये लेक 1 और ये लेक 2। लेक 2 मतलब है आपका, और लेक 1 मतलब कौन सा है, पैंगोंग से। कौन सा लेक है जो इंडिया चाइना के बॉर्डर पर, इस मैप के साथ कौन सा लेक है जो इंडिया चाइना के बॉर्डर पर है, पैंगोंग सो लेक। कौन सा लेक है जो कंप्लीट इंडिया के अंडर है, सो मरारी लेक। सो का मतलब होता है, सो का मतलब पीएसओ का मतलब होता है तालाब। जैसे माउंटेन में पास का मतलब क्या होता है बुद्धिस्ट भाषा में, ला। बुद्धिस्ट में होता है ला, नाथुला, झिलिपला। ला मतलब पास, वैसे सो मतलब लेक। और ऐसे कितने, दो सॉल्ट लेक है। तो जम्मू कश्मीर के या फिर लद्दाख के दो सॉल्ट लेक के नाम बताओ,
सोमरारी एंड पैंगोंग सो आर टू सॉल्ट लेक्स ऑफ लद्दाख। और ये सॉल्ट लेक क्यों है? बिकॉज ये माउंटेन के लीवर्ड रीजन में आते, रेन शैडो में आते, इसलिए यहाँ पे नमक का परसेंटेज देखा जाएगा। इवन ये इवन समर लेक भी क्या है तो सॉल्ट लेक। मानसरोवर के दो लेक है, मानसरोवर में दो लेक आते हैं, ठीक है, उस दो पास पास में लेक है, उसमें से एक मानसरोवर है और ये है, क्या नाम है अपना, उसमें से एक फ्रेश वाटर लेक है और एक ये है अपना सलाइन वाटर लेक। उसका दूसरे का नाम है रक्षा स्थल। एक मानसरोवर लेक है, एक रक्षा स्थल। मानसरोवर फ्रेश वाटर लेक है, रक्षा स्थल सलाइन लेक है। इसका फोटो देखिए। तो इसमें क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है बताने का मतलब है कि ये चाइना के बॉर्डर पर है, ये कंप्लीट इंडिया के अंदर है, लेकिन नॉर्थ में कौन है तो पैंगोंग और साउथ में कौन है सोमरा। ये नॉर्थ और साउथ का एंगल है, लेकिन मुझे बताना था हाइट, किसकी हाइट ज़्यादा है, पैंगोंग की अल्टीट्यूड ज़्यादा है कि सोमरा की? आंसर है सोमरा। इसको मैप में आप देख सकते हैं। तो इनमें से कौन सा लेक है जिसका हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा? चिल्का लेक। और कौन सा लेक है जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे कम रहेगा? सोमरा। रीजन उसका अल्टीट्यूड। इसलिए क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे, आपको सिटी के नाम देंगे, नागपुर और लेह, किसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा रहेगा? नागपुर। और कम कहाँ रहेगा? लेह। ये ऐसे एग्जांपल्स रहेंगे आप, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा कि सी लेवल ज्यादा यहाँ पे होता है, जितना ऊपर ऊपर जाएंगे हाइट बढ़ेगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हुआ प्लेन्स में, थोड़ा कम हुआ प्लेट्यू में, उससे भी कम हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि माउंट एवरेस्ट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा? अगर ऐसे क्वेश्चंस इसके बन सकते हैं तो आपको पूछेंगे इनमें से कौन सा पीक है, इनमें से कौन सा पीक है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे कम रहेगा? इसको डबल क्वेश्चन कहते हैं। इसमें एक साथ आपको दो नाम पता होना चाहिए। गुरु शिखर पीक, दूसरा अनाईमुड़ा पीक, अनाईमुड़ी पीक, कलसुबाई पीक। ये तीन पीक अलग अलग जगह पर। महाराष्ट्र में कौन सा है तो कलसुबाई, गुजरात राजस्थान में कौन सा है तो माउंट अबू पे, अरावली माउंटेन्स पे गुरु शिखर। और ये कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट्स का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक, मतलब अन्नामलाई माउंटेन्स का हाईएस्ट माउंटेन पीक। तो ज्यादा हाइट किसकी हो गई? अनाई मुड़ी। सेकंड हाइट है कलसुबाई की, और कम हाइट किसकी हुई तो गुरु शिखर की। तो सबसे कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पर? अनाई मुड़ी। तो ऐसे क्वेश्चंस फ्यूचर में रहेंगे, आपको पीक्स के नाम देंगे, सिटीज के नाम देंगे, या फिर कोई फिजियोग्राफी के नाम देंगे, लेक हो या माउंटेन, उसके हिसाब से क्या पूछेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एमसीक्यूज ऐसे फ्यूचर में आने वाले हैं। तो इसमें आपको फैक्ट क्या देखना है, आपको उसको मैप का पता होना चाहिए या फिर उसका बेसिक पॉइंट। और चीज़ें को याद कीजिएगा कि वो कहाँ पर बैठे। फॉर एग्जाम्पल आसाम कैपिटल है गुवाहाटी, नहीं डिस्पुर। असम की कैपिटल क्या है तो डिस्पुर, और असम की सिटी का नाम क्या है तो गुवाहाटी। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये गुवाहाटी है, मतलब ब्रह्मपुत्र के पास में क्या होगी गुवाहाटी, और ये गुवाहाटी के साथ साथ ये है डिस्पुर। तो हाइट किसकी ज्यादा होगी? डिस्पुर। तो वहाँ पे हवा का दबाव कम होगा एज कम्पेयर टू गुवाहाटी। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछेंगे। अर्थ के सेंट्रल में प्रेशर ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, इसलिए आउट इनर कोर सॉलिड भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से हमारे प्लेनेट पर, हमारे अर्थ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है? उसका एक ही आंसर रहेगा, ग्रेविटी। ड्यू टू gravity the air at the surface is denser and hence has higher pressure। मतलब सरफेस के पास क्या मिलेगा तो हायर प्रेशर इसलिए मिलेगा क्योंकि सरफेस के पास क्या है? ग्रेविटी। और जितना ऊपर ऊपर जाएंगे ग्रेविटी क्या हो जाएगी? कम होगी।
तो स्वाभाविक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम होगा। प्लेन्स का ज़्यादा ग्रेविटी हो सकता है कि माउंटेन्स के पीक का, प्लेन्स क्योंकि वो थोड़ा नीचे हो सकता है, मे बी उसको आप लिंक कर सकते हैं। तो ये कारण है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है सी लेवल के आसपास या फिर नीचे की तरफ, रीजन ग्रेविटी। थर्ड आता है कि इसको गिनते किससे हैं? इसको गिनने का इंस्ट्रूमेंट का नाम है मर्क्यूरी बैरोमीटर या फिर एनोरॉइड बैरोमीटर। नेक्स्ट, अब प्रेशर के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेशर या देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेशर, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। एंड विंड्स क्या करते हैं, तो इन दो एरिया अलग अलग रीजन को बैलेंस करते हैं। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन, और जब विंड्स ब्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, उसको नाम दिया गया है पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। उसको नाम क्या दिया, पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, अब पीजीएफ पढ़ने से पहले, पीजीएफ हम बाद में पढ़ने वाले, अभी सिर्फ बता दो विंड्स। विंड्स क्यों ब्लो करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंस होता है, इसलिए क्या विंड करते हैं, विंड्स ब्लो करते हैं। व्हाई विंड्स आर ब्लो, रीजन टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंस। टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंस होता है, इसलिए विंड्स ब्लो करती है, इधर से उधर भागती है। इनका जनरल पैटर्न कैसा है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, कैसे भी जाएगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ही जाएगी। और इसी को उन्होंने नाम क्या दिया, पीजी। पीजीएफ मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज कह सकते हैं आप, रेट ऑफ चेंज या डिफरेंस कह सकते हैं पीजीएफ। विंड्स अलग अलग प्रकार की हो सकती है, ये ग्लोबल विंड्स हो सकती है, ये रीजनल विंड्स हो सकती है, और तीसरी लोकल विंड्स। ग्लोबल विंड्स का नाम बताओ आप, ग्लोबल विंड्स के नाम बताइए तीन। नहीं, वो ग्लोबल विंड्स, हाँ जी, सरफेस ग्लोबल विंड्स, सरफेस ग्लोबल विंड्स एंड अपर ग्लोबल विंड्स। सरफेस ग्लोबल विंड्स का नाम क्या होगा, ट्रेड विंड्स। दूसरा क्या होगा, वेस्टर्लीज, जो भी पढ़ेंगे। और तीसरा ये सरफेस के आसपास है, इनका ऊपर से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, ये कैसी जाएगी तो इस साइड से जाएगी, ये कैसी जाएगी ऐसे, ये कैसी ब्लो होगी ऐसे, ये होता है ना। ठीक है, दे ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दे ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और अर्थ कैसे घूमती है, तो वेस्ट टू ईस्ट। फिर सर ग्लोबल विंड्स है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। और अपर ग्लोबल विंड्स कौन सा हो सकती है, तो जेट स्ट्रीम हो सकती है, या जियोस्ट्रॉपिक भी हो सकती है। जियोस्ट्रॉपिक को टॉपिक होने का है। जियोस्ट्रॉपिक क्या है, तो ऐसी विंड जो लगभग 2 से 3 किलोमीटर सी लेवल के ऊपर चलेगी, और ये लगभग 8, कुछ बुक्स में 10, कुछ बुक्स में 12 किलोमीटर। तो दोनों विंड सी लेवल के ऊपर है, सी लेवल से लगभग 2 से 3 किलोमीटर ऊपर हो सकती है एनसीईआरटी के हिसाब से, और ये 10 से 12 किलोमीटर के ऊपर हो सकती है जेट स्ट्रीम। कौन सी विंड्स की वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, जेट स्ट्रीम, जियोस्ट्रॉपिक की ट्रेड विंड्स, क्योंकि ऊपर ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं रहेगा, इसलिए ये बहुत फास्ट भागेंगे। इतने फास्ट भागते हैं कि जेट के रफ्तार से इनको वर्ल्ड वार 2 में क्या नाम दिया गया, जेट स्ट्रीम। तो ये ग्लोबल विंड्स के एग्जाम्पल है, और सरफेस विंड्स कितने होंगे, तो 3। ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ये जेट स्ट्रीम के प्रकार है क्या, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ये जेट स्ट्रीम के टाइप्स है क्या, नहीं। ये जियोस्ट्रॉपिक विंड्स है क्या, तब भी नहीं है। 2 से 3 किलोमीटर मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, 2000 से 3000 मीटर की बात हो रही है। ठीक है, 2000 से 3000 मीटर की बात। तो ये हो गया ग्लोबल विंड, और ये कभी भी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करते, इनका पैटर्न हल्का चेंज हो सकता है पर डायरेक्शन चेंज नहीं होती, इसलिए ये एक ही जगह पर रहता है। दूसरी विंड होती है रीजनल। रीजनल विंड में मानसून कह सकते हैं आप, मानसून विंड्स क्या हो सकती है, तो रीजनल। एयर मास टॉपिक होने का आपका, एयर मास भी हम पढ़ेंगे, बड़े बड़े एरियाज होते हैं एयर मास,
या फिर आप कह सकते हैं साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स। साइक्लोन्स एंटी साइक्लोन्स साल भर आते हैं कि रीजनल के हिसाब से आते हैं, सीजनल के हिसाब से आते हैं कि नहीं? तो साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, मानसून, एयर मास, ये कहाँ पढ़ेंगे आप? रीजनल। और दूसरे कौन से होते हैं? लोकल। जैसे इंडिया में लू कब चलती है? समर में कि विंटर? समर। ये वार्म होती है कि कोल्ड होती है? हाँ, वार्म होती है। और वार्म के साथ साथ क्या होती है? ड्राई। दूसरी इसका नाम सुना होगा चिनूक। ये सब पढ़ने वाले मैं पढ़ा हूँ सब। चिनूक जानते हो मतलब? चिनूक भी क्या है? तो विंड्स का नाम। ये कहाँ मिलेगी चिनूक विंड्स आपको? तो रॉकीज माउंटेन्स। के डाउन स्लोप, मतलब रॉकीज माउंटेन का उधर का पार्ट क्या हो गया? वेस्ट। और रॉकीज माउंटेन के इधर का पार्ट क्या हो गया? ईस्ट। ठीक है, तो रॉकीज के ईस्ट में मिलेंगे। और ये विंड्स कहाँ पे आएंगे? डाउन स्लोप। ये भी पढ़ेंगे हम। उस नाम का क्या है? उसका नाम क्या है? विंड का नाम ठीक है। ये भी लोकल विंड। ये वर्ल्ड के सबसे बेस्ट विंड्स में से आते हैं। इसका नाम सुना है आपने? जोंडा। जोंडा। ये कौन से इसके मिलेंगे? तो एंडीज, फोहेन, ये सब अभी नाम पढ़ाता हूँ मैं आपको। एल्प्स, एल्प्स पर होता है ये रॉकी। ठीक है, एंडीज वर्ल्ड के सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन है। और एंडीज के उस साइड में पैसिफिक ओशन है। और एंडीज के इस साइड में कंट्रीज है कि नहीं? तो एंडीज के ईस्ट की तरफ क्या ईस्ट आ गया? और विंड कैसे रहेगी? डाउन स्लो। उसका नाम क्या है? जोंडा। और एल्प्स माउंटेन का अलाइनमेंट कैसा है? एल्प्स कैसे है? नॉर्थ टू साउथ है कि वेस्ट टू ईस्ट? वेस्ट टू ईस्ट। इसलिए उसके पीछे के साइड में, उसके पीछे के डाउन स्लोप में बोले तो उसका नॉर्थ हो जाएगा उस साइड का। तो वहाँ पे कौन सी विंड चलेंगे? तो वो है। ये सब ज्यादातर कौन से विंड्स है? तो वार्म विंड। ये सब किसके विंड्स के प्रकार? वार्म। लेकिन कुछ कोल्ड विंड्स भी है जो इंपॉर्टेंट होती है, जो भी हम पढ़ेंगे। जैसे कि अमेरिका में ब्लिज़ार्ड्स का आना। उर्गा, बुरन, ये रशिया में होते हैं। और ये यूएस, मतलब अमेरिका और रशिया में जो सर्दी के वक्त और ठंडी हवाएं चलती है, जिससे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, उस ठंडी हवा को क्या कहा है? डिजर्ट। और पुरगा या बुरान, ये कहाँ की ठंडी हवा है? साइबेरियन रीजन, रशिया। तो ये वार्म विंड्स और लोकल विंड्स, वार्म विंड्स कोल्ड विंड्स हो, ये बेसिकली क्या होता है? लोकल। तो छोटी विंड हो या दुनिया की बड़ी विंड हो, लोकल रीजनल सरफेस, हर एक विंड्स के पीछे कितने फैक्टर्स जिम्मेदार हैं? चार। There are four factors affecting the velocity and direction of winds. What are that four factors? There are four factors affecting the velocity and four factors affecting the velocity and direction of wind are एक है पीजीएफ, क्योंकि हवा जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी तो सबसे पहली कौन रहेगी? पीजीएफ। मतलब चारों में मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस या रेट ऑफ चेंज। हाई प्रेशर से लो प्रेशर को ही पीजीएफ कह सकते हैं लोकल लेवल। दूसरी फोर्स कौन सी रहेगी? एफ, फ्रिक्शनल फोर्स। थर्ड कौन सी रहेगी? तो कोरलिस फोर्स। और फोर्थ रहेगी जियो स्ट्रोक। ब्लिजर्ड्स, ब्लिजर्ड्स कौन से रीजन में आएंगे? तो अलास्का रीजन। सर तो फिर वो सेम नहीं होना चाहिए क्या? अमेरिका और इधर, क्योंकि अलास्का और साइबेरिया मतलब ऑलमोस्ट सेम है ना? नहीं, ऑलमोस्ट सेम नहीं। अलास्का साइबेरिया बेरिंग सी से डिवाइडेड है, बेरिंग स्ट्रेट से डिवाइडेड है। ऑलमोस्ट सेम लैटिट्यूड पे आएंगे, ऑलमोस्ट सेम लैटिट्यूड पे आएंगे। इधर अलास्का मिलेगा। ये मैप, ये वर्ल्ड का अगर मैप समझेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? अलास्का। और साइबेरिया कहाँ दिखेगी? वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो रशिया कहाँ मिलेगा? या रशिया में यहाँ साइबेरिया लिखा है। और अमेरिका कहाँ है? अलास्का, इस साइड। ठीक है, भले ही साइबेरिया के इधर वापस क्या जाएगा? अलास्का आएगा कि नहीं? तो अलास्का और ये साइबेरिया दोनों एक ही लैटिट्यूड पर आएंगे, नो डाउट।
दोनों में ठंडी ज़्यादा रहेगी, पर दोनों की ठंडी का नाम, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेगा, दोनों ठंडी और खराब हवाएं रहेंगे, डिवास्टेटिंग पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, पर नाम तो अलग अलग होना चाहिए ना, तो उसको ब्लिजार्ड्स कहते हैं। और वैसे ही ठंडी हवाओं को, उनको ब्लिजार्ड नाम कहते हुए रशिया क्या यूज़ करेगा, पुरगा या फिर बुरा, काम और खराब करने की स्थिति दोनों की है, उसको लेकिन लोकल नाम अलग अलग रहेगा। अब इंडिया में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग यूज़ करते हैं। तो लोकल विंड्स अलग अलग आधार पे कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, उसके टेम्परेचर के आधार पे वो गर्म हो सकती है, ठंडी हो सकती है, वार्म और कोल्ड हो सकती है। लोकल विंड्स उनके वाटर वेपर के आधार पर अलग अलग हो सकती है, कोई वार्म होंगे तो कोई कोल्ड होंगे, तो कोई एरिड होंगे तो कोई ह्यूमिड होंगे, वो सब टॉपिक पढ़ेंगे ना, ठीक है। तो मुझे बताना था कि लोकल विंड हो या फिर ग्लोबल विंड, चाहे वो ग्लोबल की नीचे वाली हो या ग्लोबल की ऊपर वाली, कोई भी विंड के कितने फैक्टर्स होते हैं, 4 होते हैं, जो उनको डायरेक्शन और क्या देगी, वेलोसिटी देगी, स्पीड देगी। वो कौन से है, तो पीजीएफ, एफएफ, कोरलिस फोर्स और जियोस्टॉक, इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। एक एक लाइन बता देता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज रेफर्ड एज पीजीएफ, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि अगर टोपोग्राफी एकदम प्लेन है, अगर जमीन एकदम प्लेन है, तो विंड की वेलोसिटी कैसे रहेगी, फास्ट रह सकती है। पर अगर तो जमीन के ऊपर या टोपोग्राफी पे बहुत सारे माउंटेन्स है, फॉरेस्ट है, तो विंड्स ब्लॉक हो जाएंगे क्या, तो वहाँ पे एफएफ ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा। और राजस्थान की एकदम फ्लैट फ्लैट एरिया है, और एकदम फ्लैट एरिया, तो वहाँ पर राजस्थान में क्या हो सकता है, तो मे बी हम कह सकते हैं वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा अगर टोपोग्राफी एकदम प्लेन है, ठीक है। वैसे सी पे क्या होता है, सी का हाइट सब सभी जगह पे क्या है, सेम, तो हम कह सकते हैं सी पर फ्रिक्शनल फोर्स कम रहेगा, लेकिन लैंड पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा हो सकता है। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब क्या, तो ड्रैग उसको रोकना, ठीक है। अगर स्लोप ऐसा रहा, और पूरा चिकन रहा, तो एक फास्ट नीचे जाएगा, पर अगर वहां पर हम लोगों ने ड्रैगिंग इफेक्ट दिया, तो उसका स्लोप की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा, कौन से विंड का फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा, लोकल विंड्स का फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा कि जेट स्ट्रीम का, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा किसका होगा, लोकल विंड, क्योंकि ग्रेविटी भी रहेगी, तो इसकी स्पीड थोड़ी कम हो सकती है एज कम्पेयर टू जेट स्ट्रीम, बहुत फास्ट की होता है। जेट स्ट्रीम्स आर हाई वेलोसिटी winds because these are located at the high altitude region, जहाँ पे फ्रिक्शन ऑलमोस्ट नहीं होता, इसलिए इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। किसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, जेट स्ट्रीम के, जियोस्ट्रॉक, क्योंकि इसकी हाइट और ज़्यादा, इसलिए उनको ये भी दिया जाता है। थर्ड है कॉर्लिस फोर्स। कॉर्लिस फोर्स क्या है, तो डिफ्लेक्शन फोर्स ऑफ द विंड, डिफ्लेक्शन फोर्स ऑफ द विंड, ये राइट की तरफ, नदर्न हेमिस्फीयर राइट की तरफ जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ जाता है। और लास्ट कौन सी है, तो जियोस्ट्रॉपी। जो जियोस्ट्रॉपी, ये सी लेवल से लगभग कितने ऊपर होती है, 2 to 3 किलोमीटर, इतना फिलहाल देखिए, फिर इसके बारे में मैं बाद में बताऊँ। जियो मतलब अर्थ के ऊपर घूमेगी, और एस मतलब स्ट्रेट। तो अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। डेफिनेशन देखो, पीजीएफ का क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज इन द एयर प्रेशर बिटवीन द टू प्लेसेस ऑफ द अर्थ। टू प्लेसेस मतलब एक एक्स पे हो सकता है, तो दूसरा एल पे, और इसलिए विंड ब्लो करती है, विंड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, ठीक है। वो बैलेंस करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को। सो दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द एडवेक्शन ऑफ द विंड। एडवेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल, और ये क्या होता है, कन्वेक्शन। Winds blowing from high pressure to low pressure. इसको क्या कहते हैं, एडवेक्शन। इसको भी क्या कहते हैं, एडवेक्शन। मतलब हॉरिजॉन्टल विंड्स कॉल्ड, हॉरिजॉन्टल विंड्स कॉल्ड एडवेक्शन, ठीक है।
ये कौन सा एडवेक्शन हुआ? सरफेस एडवेक्शन हुआ। और ऊपर वाला कौन सा हुआ? अपर एडवेक्शन। जेट स्ट्रीम किस में आ गया? अपर एडवेक्शन। और ब्लू या चिनूक या लोकल विंड्स किस में आ गए? इवन ट्रेड विंड्स, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज भी किस में आ गए? सरफेस एडवेक्शन। नीचे वाले विंड्स को ये कहेंगे आप ट्रेड विंड्स, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज। और जेट स्ट्रीम किस में आ गए? दोनों सभी कैसे हैं? हॉरिजॉन्टल। ठीक है। और इसको कहते हैं कन्वेक्शन। ये भी क्या होगा? कन्वेक्शन। लेकिन कन्वेक्शन के अलग अलग टाइप। ये राइजिंग है कि सबसे डेंस? नीचे आ रहा है इसलिए सबसे डेंस। ये डाउनवर्ड कैसे? ये क्या होगा? राइजिंग। इसको कुछ बुक्स में ये नाम लिखा गया। इनका कुछ बुक्स में क्या लिखा गया? करंट। इनको भी कुछ बुक में करंट लिखा गया। और इनको विंड लिखा गया। काम दोनों एक ही करते हैं। पर ऐसा कुछ बुक्स में इसलिए लिखा है कि बच्चों को कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग जनरली नोशन क्या बनाते हैं? विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। पर दूसरा उन्होंने क्या कहा कि वर्टिकल विंड्स जो ऊपर जा रहे हैं ना, ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे आ रहे, उन वर्टिकल विंड को उन्होंने नाम क्या रखा? मतलब जैसा ओशन करंट होता है वैसे हवा में भी क्या होता है? एयर करंट होता है। तो अगर बाय गॉड वो ध्यान देखें कि एयर करंट और विंड में क्या फर्क है, तो ये हो गया एक एडवेक्शन, एक कन्वेक्शन। इनको एयर करंट कहेंगे। तो एयर करंट वर्टिकल रहेंगे कि हॉरिजॉन्टल? हाँ, वर्टिकल रहेंगे। उसमें ऊपर एयर हो सकता है या फिर नीचे का। तो ये हो गया आपका टॉपिक। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कितने दो एस्पेक्ट्स होते हैं? दो, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। और इस डायग्राम का मीनिंग ये हुआ, जो डायग्राम देखा ये लुक बन था। इस डायग्राम का मीनिंग ये था कि अगर सरफेस पे लो प्रेशर है तो उसके अपर एरियाज पर रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए? हाई प्रेशर। इसका मतलब नीचे का एलपी और ऊपर का एलपी का मोमेंटम सेम बनेगा और दोनों एक पे डिपेंड होंगे कि नहीं? दोनों एक पे डिपेंड है, तभी ऐसे लूप्स बनेंगे। और ऐसे लूप्स कोई अभी पढ़ते हैं नेट टॉपिक के नाम। So there are two types of atmospheric pressure: high pressure and low pressure. High pressure referred as anticyclone, तो low pressure referred as cyclone. साइक्लोन का और एक नाम क्या हो सकता है? डिप्रेशन भी कह सकते हैं। ये हो गया आपका टॉपिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का खत्म। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक की तरफ जाओ। So as altitude increases, atmospheric pressure decreases. बराबर है? सेकेंड पॉइंट, atmospheric pressure of mountains, plains and plateaus are same. False. Atmospheric pressure ये तीनों का सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? Maybe there is atmospheric pressure more at the plains and less at the mountains, कह सकते हैं। Second, atmospheric pressure are crucial factor in climatology because it helps in weather patterns and climatic patterns. ठीक है, और इसका मतलब अगर ऐसा हुआ है तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हुए जो टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैटर कर सकते हैं। दूसरा, फिर हम लोगों ने ये देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे अर्थ पर ज़्यादा है और वो भी सी लेवल के आसपास ज़्यादा है। उसका आंसर क्या बताया इन लोगों ने? तो ग्रेविटी का ज़्यादा। ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से
नीचे के एरियाज में सी लेवल के आसपास हवा का दबाव ज्यादा देखा जाएगा। तो व्हाई देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अर्थ, तो आपको आंसर देना है ड्यू टू ग्रेविटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय मर्क्यूरी बैरोमीटर या फिर एनोरॉइड बैरोमीटर। द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड पास्कल्स और मिली बार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आल्सो कॉल्ड एज एयर बैरोमीटर, एयर प्रेशर कह सकते या फिर बैरोमीटर कह सकते, ठीक है। और सी लेवल पे कितना होता है ये 1013.25 मिली बार, 1013.25 मिली बार, या फिर इसका दूसरा नाम है पास्कल। एंड एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ ओनली प्रेशर इंक्रीजेस प्लस टेम्परेचर आल्सो इंक्रीजेस। हमारे अर्थ के सेंट्रल एरियाज पर एक अजम्पशन, अब गए तो नहीं, हम लोग सिर्फ एक एज्यूम्ड वैल्यू निकाले, कितना होगा तो 3 to 4,000 3 to 4 मिलियन टाइम्स देन द एवरेज सी लेवल टेम्परेचर, मतलब वो 1000 पकड़ लो और नीचे में कितना है, तो 3 से 4000 नहीं, 3 to 4 मिलियन टाइम्स एनसीईआरटी ने। फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि विच फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कौन कौन से फैक्टर्स है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं, अभी मैंने बताया टी फॉर टेम्परेचर, जैसे उन्होंने क्या लिखा एयर टेम्परेचर, और दूसरा एच फॉर ह्यूमिडिटी बताया। ह्यूमिडिटी मतलब क्या, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर कॉल्ड ह्यूमिडिटी, इसका मतलब वाटर वेपर भी आ गया, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द, तो उन्होंने लिखा है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर हो, ठीक है। और दूसरा क्या है अर्थ का रोटेशन, ठीक है। अब ये फैक्ट देखो, इस फैक्ट में प्रेशर के बारे में टर्म दिया जो अभी हमको पढ़ने वाले। इक्वेटर की तरफ प्रेशर क्या होता है, हाई की लो, लो, फिर 30 डिग्री पर क्या देखा गया, हाई, फिर 60 डिग्री पर लो, फिर 90 डिग्री पर हाई, मतलब अल्टरनेट बैंड्स है कि नहीं प्रेशर। तो अल्टरनेट बैंड्स क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर के भी बैंड्स अलग, टेम्परेचर और प्रेशर के डिफरेंस से ही कौन निकलती है, विंड्स निकलती है कि नहीं। तो अब ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पोल्स पर हाई प्रेशर और इक्वेटर पे लो प्रेशर। और अभी हमने लूप देखा था कि अगर नीचे में एल है तो काफी ऊपर क्या होगा, एच, ऐसे बैंड्स होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पोल्स के नीचे पे सरफेस एरिया पे क्या मिलेगा, हाई प्रेशर, तो पोल्स के अपर एरियाज पे क्या हो सकता है, और इक्वेटर के अगर सरफेस एरिया पर क्या होगा, लो प्रेशर, तो काफी ऊपर क्या हो सकता है, हाई प्रेशर। ऐसे बैंड्स पढ़ेंगे हम। और इस टॉपिक का नाम जो पढ़ने वाले उसका नाम है प्रेशर बेल्ट, और प्रेशर बेल्ट अर्थ पर साथ है वो पढ़ने वाले। पर कंक्लूजन में क्या पढ़ेंगे कि प्रेशर बेल्ट भले ही साथ है पर इनका मूवमेंट चेंज होते रहता है, इनको परमानेंट कहेंगे कि हम लोग नहीं, ये हल्के से स्लाइटली ऊपर नीचे होते रहते हैं। दिस प्रेशर मूवमेंट इज नॉट परमानेंट इन नेचर, दे ऑसिलेट, ऑसिलेट मतलब ये ऊपर नीचे होंगे। और ये ऊपर नीचे क्यों होंगे प्रेशर बेल्ट्स, व्हाई प्रेशर बेल्ट्स मूव, व्हाई प्रेशर बेल्ट शिफ्ट्स, रीजन एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। बहुत ज्यादा से डिफरेंस नहीं करते, 5 डिग्री ऊपर होंगे या फिर 5 डिग्री नीचे होंगे, उतने से, लेकिन ये हर साल शिफ्ट होते हैं, ठीक है। और इनके शिफ्ट होने से दुनिया में यूनिक क्लाइमेट्स बनते हैं, मानसून क्लाइमेट का बनना, मेडिटेरियन क्लाइमेट का बनना, ये यूनिक क्लाइमेट। इनको यूनिक क्यों कहा, के बीच में आ गए, इक्वेटोरियल क्लाइमेट बराबर इक्वेटर पर है तो एकदम ही गर्म रहेगा, ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे विंटर आने वाले हैं, ठीक है। टुंड्रा ताइगा काफी कहाँ मिलेगा, ऊपर, फर्क उन क्लाइमेट को पड़ेगा जो उस बीच में है, जैसे कि मानसून क्लाइमेट का होना, मेडिटेरियन क्लाइमेट का होना, ये वर्ल्ड के यूनिक क्लाइमेट, क्योंकि ये बीच में आने की वजह से इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा, इक्वेटर पे वेरिएशन होने का सवाल ही नहीं, वहाँ पे विंटर्स आएंगे नहीं, जनवरी मंथ हो या मार्च महीना या कोई भी मंथ हो, ऑलमोस्ट सेम तरह का टेम्परेचर देखा जाएगा। और टुंड्रा टाइगा का भी इशू नहीं है, इशू इनका है जो बीच वाले, जैसे कि मानसून का होना और कौन सा मेडिटेरियन क्लाइमेट। इनका यूनिकनेस क्यों है, क्योंकि इनके ऊपर के आसपास के जो प्रेशर बेल्ट है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अर्थ पे कितने प्रेशर बेल्ट है, 7, जो अभी पढ़ने वाले। लेकिन ये प्रेशर बेल्ट परमानेंट है कि नॉन परमानेंट, नॉन परमानेंट। लेकिन ये इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा वैरी करते हैं, ज़्यादा वैरी नहीं करते, दे ऑसिलेट बट 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, एंड दिस ऑसिलेशन क्रिएट्स अ यूनिक क्लाइमेट, मानसून क्लाइमेट का आना या फिर मेडिटेरियन क्लाइमेट। मेडिटेरियन क्लाइमेट में साल भर बारिश होती है नहीं, ठीक है, विंटर्स में बारिश होती है और समर्स ड्राई होती है,
विंटर्स में बारिश होती है मेडिटेरियन क्लाइमेट में, और समर्स कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। और मेन मतलब ये प्रेशर बेल्ट्स ऊपर नीचे क्यों होते हैं, तो आपको एक ही आंसर देना, व्हाई प्रेशर बेल्ट्स ऑसिलेट, बिकॉज ड्यू टू अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। सन कैंसर पे आएगा तो कभी कैप्रिकॉन पे जाएगा, जब सन कैंसर की तरफ आएगा तो प्रेशर बेल्ट्स कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ, और जब सन कैप्रिकॉन पे चला जाएगा ठंडी में, इंडिया में जब वो कैप्रिकॉन पे चला जाएगा तो प्रेशर बेल्ट्स भी कहाँ जाएंगे, उसके साथ नीचे। इसको हम लोग पढ़ेंगे थर्मल इक्वेटर के नाम, थर्मल इक्वेटर के नाम। इस फॉर्मूले को देखो फिर मैं टॉपिक पढ़ाता। सन का अपरेंट मूवमेंट, अंडरस्टूड मूवमेंट, सन का अपरेंट, सन कहाँ तक मूव करता है, कैंसर, इसका मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इधर का मैक्सिमम लिमिट करता है साउथ हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ऑलमोस्ट वर्टिकल रेस कहाँ रहती है, वर्टिकल रेस कहाँ रहती है, इक्वेटर पे। यही मूवमेंट है उसका घूमने का, वो इसी मूवमेंट पे करेगा, ठीक है। ये सन का मूवमेंट, और सन के इस मूवमेंट से ही प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होते हैं, ठीक है। और जब चक्कर लगाएगी, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रिवॉल्यूशन, और जब रिवॉल्व करेगी तो वो क्या लाती है, अर्थ के रिवोल्यूशन से क्या आते हैं, सीजन आते हैं। समझ लीजिए इंडिया में समर, क्योंकि तब इंडिया में सन कहाँ होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इंडिया में जब समर होता है तो सन कहाँ पे रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बराबर, ठीक है। जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा, इसका मतलब थर्मल इक्वेटर या आईटीसीजेड, जिसको हम लोग आईटीसीजेड के नाम से भी पढ़ सकते हैं। आईटीसीजेड मतलब इंटर ट्रॉपिकल, वो क्या होता है वही अभी पढ़ने वाले, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, मतलब दो हवा मिलके मिलके बनाएगी तो क्या बना देगी, कन्वर्जेंस। तो आईटीसीजेड का दूसरा नाम है थर्मल इक्वेटर। इसका मतलब थर्मल इक्वेटर शिफ्ट हो रहा है, क्यों, तो सन भी शिफ्ट हो रहा है। अभी सन कहाँ है, समर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। थर्मल इक्वेटर कहाँ है, नॉर्थवर्ड के साउथवर्ड, ये कहाँ गया, नॉर्थवर्ड आ गया। और जब इंडिया में विंटर सॉलिस्टिस रहेगा, विंटर का रहेगा, जब इंडिया में विंटर रहेगा तो सन कहाँ पर आएगा, कैंसर पे रहेगा, कैप्रिकॉर्न की तरफ आ जाएगा। अभी इंडिया में क्या है, विंटर, तो आईटीसीजेड कहाँ जाएगा, साउथवर्ड्स की नॉर्थवर्ड, साउथवर्ड। इसका मतलब ये है कि आईटीसीजेड थर्मल इक्वेटर एक जगह पर है, वो मूव कर रहा है। समर में वो आ गया कैंसर, मार्च और सितंबर इक्विनॉक्स होता है, मार्च और सितंबर में कहाँ आ गया, इक्वेटर पे। फिर विंटर्स में नवंबर दिसंबर के वक्त में कहाँ पे आ जाएगा वापस, कैप्रिकॉर्न। तो हम कह सकते हैं कि आईटीसीजेड का मूवमेंट एक जगह पर है क्या? नहीं, आईटीसीजेड का दूसरा नाम है थर्मल इक्वेटर, एंड दिस थर्मल इक्वेटर शिफ्ट्स बिटवीन कैंसर टू इक्वेटर, इक्वेटर टू कैप्रिकॉर्न, अगेन कैप्रिकॉर्न टू इक्वेटर, और इक्वेटर टू कैंसर। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सीजन्स आ रहे हैं, और सीजन्स क्यों आ रहे हैं, अर्थ के रेवोल्यूशन। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आईटीसीजेड एक ही जगह पे रहेगा कि चेंज होगा, चेंज होगा, कैसा, तो ये फोटो देखिए। ये देखो एनसीईआरटी ने यहाँ पे थर्मल इक्वेटर करके लिखा है, ठीक है। थर्मल इक्वेटर का ही नाम क्या है, आईटीसीजेड, ये उस दिन हमने देखा था। इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में दो कलर्स दिया गया, एक का दिया है जुलाई, एक का दिया है जैन, ठीक है। इंडिया में गर्मी कब रहेगी, तो जुलाई में, मतलब ये डार्क ऑरेंज थर्मल इक्वेटर नॉर्थ की तरफ है, और इंडिया में जैन में ठंडी रहेगी, क्योंकि सन कहाँ पे आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ। इसमें देखिए, इसमें आईटीजेड का पैटर्न दिखाया गया। आईटीजेड नॉर्थ की तरफ कब जाता है, तो जुलाई में, और आईटीजेड साउथ की तरफ कब आता है, तो जैन। तो आईटीजेड का मूवमेंट की इसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की, सन के अपरेंट मूवमेंट, सन के अपरेंट, और ये आईटीजेड ऊपर नीचे जाता है। और ये ऊपर नीचे किसलिए होता है, रीजन उसका
अर्थ का रिवोल्यूशन कह सकते हैं, सन का अपरेंट मूवमेंट उसी की वजह से होता है वो। तो मुझे बताना था कि प्रेशर बेल्ट 7 प्रकार के हैं और ये एक जगह पे रहते हैं क्या, चेंज होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, जस्ट दे ऑसिलेट टू 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ। नेक्स्ट टॉपिक प्रेशर बेल्ट। हमारे अर्थ पर प्रेशर बेल्ट इसलिए है कि हमारे अर्थ पर टेम्परेचर का डिफरेंस देखा गया। अब प्रेशर बेल्ट क्यों है हमारे अर्थ, बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस को आप क्या कह सकते हैं, अनइक्वल हीटिंग ऑफ अर्थ, मतलब लैंड और सी का डिफरेंशियल हीटिंग कह सकते हैं, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, और इस डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से क्या बने, तो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, अब सवाल यह है कि डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड अर्थ, लैंड एंड सी क्यों है, या अनइक्वल हीटिंग का डिफरेंशियल हीटिंग एक ही नाम है, ये क्यों है, तो उसका आंसर क्या है, तो अर्थ क्या है, अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, इसलिए एक जगह पे ज़्यादा रोशनी आती है, एक जगह पे कम रोशनी आती है, जिसकी वजह से एक एरिया ज़्यादा गर्म होता है, एक एरिया कम गर्म होता है, और इस टेम्परेचर डिफरेंस से हमारे अर्थ पे क्या बना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेशर। तो टेम्परेचर डिफरेंसेस क्यों है अर्थ पर, तो आप कह सकते हैं ड्यू टू अर्थ टिल्टेड एक्सिस। अर्थ टिल्टेड नहीं होती तो टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होते, टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होते तो क्या नहीं बनता, प्रेशर बेल्ट्स नहीं। अब 7 प्रेशर बेल्ट्स, ये तो फॉर्मूला आप जानते हैं, मैंने लो प्रेशर में क्या डायग्राम बताया था, लो प्रेशर में विंड्स कहाँ थे, ऊपर, लो प्रेशर मतलब हाई टेम्परेचर की लो लेस टेम्परेचर। ठीक है, फॉर्मूला तो क्या है लो प्रेशर, लो प्रेशर मतलब वेरी, हाँ, हाई टेम्परेचर। देखो रिलेशनशिप देखिए, टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर क्या है, कम है। ठीक है, लो प्रेशर मतलब वेरी हाई टेम्परेचर, इसलिए वाटर वेपर कहाँ जाएंगे, ऊपर के नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे। ठीक है, इससे रेनफॉल आएगी, क्या बनेंगे ऊपर जाके, क्लाउड्स। तो क्लाउड्स का बनना एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी की इंस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे लिखा देखो, when air expands when heated and salinity में दे and gets compressed, ऊपर जाने के बाद तो compressed होके क्या हो जाएगी, कूल्ड होगी, और क्या बनाएगी, सी फॉर क्लाउड्स बनाएगी। ठीक है, the difference in atmospheric pressure causes the movement of air from high pressure to low pressure, जिसको पीजीएफ कहते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिटरमाइन व्हेन द एयर विल राइज और सिंक। अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दो एस्पेक्ट्स हैं, लो प्रेशर और लो प्रेशर में ये कहाँ है, राइज हो रहा है कि सिंक हो रहा है, तो हाई प्रेशर में क्या होगा, सिंक होगा। हाई प्रेशर में क्लाउड्स नहीं बनेंगे, वहाँ पे क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, और वाटर टेम्परेचर कैसा रहेगा, कोल्ड हो सकता है। ये जनरल फॉर्मूला। दूसरा क्या लिखा कि एयर इज इन हॉरिजॉन्टल मोशन कॉल्ड विंड, और विंड क्या करती है, तो टेम्परेचर के डिफरेंस से जो विंड बनी है वो अपनी हीट एनर्जी को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। द वर्टिकल राइजिंग ऑफ मॉइस्ट एयर फॉर्म्स क्लाउड्स एंड ब्रिंग्स प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब प्रेशर बेल्ट्स के बारे में ये देखिए, हमारे अर्थ पर प्रेशर बेल्ट्स क्यों बने, मैंने पहले बताया था, टिल्टेड होना किसका, अर्थ के एक्सिस का, और टेम्परेचर का डिफरेंस होना, ये दो कारण की वजह से क्या बने, प्रेशर बेल्ट। प्रेशर बेल्ट 7 प्रकार के होते हैं। अब ये 7 प्रकार के प्रेशर बेल्ट्स को हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया उनकी, एक टेम्परेचर के आधार पर, एक प्रेशर और रोटेशन के आधार पर। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रेशर बेल्ट्स ऑन द अर्थ। These 7 types of pressure belt differentiate on the basis of temperature called thermally induced and rotation and pressure called dynamically induced। टेम्परेचर के आधार पर दो है, टेम्परेचर के आधार पर 3 और इसके ऊपर 4। ठीक है, टेम्परेचर पे कैसा, तो ये हॉट एरिया और ये कोल्ड एरिया, दो पोल्स हो गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कितने हो गए, दो, और इक्वेटर का क्या हो गया, एक, ऐसे कितने हो गए, तीन। मतलब टेम्परेचर इंड्यूस
या टेम्परेचर की वजह से एक इक्वेटर का बना और दो पोल्स के बना। लेकिन डायनेमिक का मतलब क्या होता है, तो रोटेशन ऑफ अर्थ और दूसरा प्रेशर, इन दो चीज की वजह से हमारे यहाँ पे दो अलग अलग बने, नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में। ऐसे टोटल मिलकर कितने हो गए, चार, एक सब ट्रॉपिकल, एक सब पोलर, हाई प्रेशर बेल्ट और हाई प्रेशर। ये गलत सीखा है, यहाँ पे ये चाहिए, लो चाहिए, सब एक लो है तो एक हाई हुआ ना, तो सब ट्रॉपिकल क्या रहेगा, हाई प्रेशर बेल्ट, तो सब पोलर क्या रहेगा, लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत लिखा है, यहाँ पे क्या चाहिए, लो। तो कितने प्रेशर बेल्ट्स आपको ध्यान रखना है, मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको कितने, 7। लेकिन उन 7 प्रेशर बेल्ट्स को हमने दो इसमें डिफरेंशिएट किया, एक टेम्परेचर, एक प्रेशर प्लस अर्थ का रोटेशन, और इसके अलग अलग नाम। ये इसका स्टेटमेंट लिख के दिया। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर अक्रॉस द लैटिट्यूड्स। ठीक है, अक्रॉस द लैटिट्यूड्स, ये डायग्राम है इसका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो फोटो आपने देखा ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द लैटिट्यूड्स, मतलब अर्थ के पूरे 30, 60, 90 डिग्री, 0 से 30, 30, 60, 90 डिग्री लैटिट्यूड्स पे is characterized by how much pressure belts? 7. These pressure belts are divided on the basis of temperature and pressure and rotation of the earth. ये लिखा है, due to rotation of the earth and due to temperature, बोले तो differential heating की वजह से। तो ऐसे तीन है और ये कितने हो गए, चार, एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और क्या है, सब पोलर लो प्रेशर, और ये उसका डायग्राम। अब ये डायग्राम एग्जाम में ऐसा मत बनाना, इसमें बहुत टाइम लगेगा। आपको डायग्राम शॉर्ट एंड सिंपल बनाना है, सिंपल ऐसा बनाना, ये क्वार्टर सर्कल। ठीक है, इसमें आपको कितने प्रेशर बेल्ट दिखाना है, 7 प्रेशर बेल्ट दिखाना है। सबसे पहला होता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, फिर कौन सा होता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, फिर कौन सा होता है, सब पोलर, अल्टरनेट बैंड्स है कि नहीं, और एक क्या होता है, पोलर हाई प्रेशर। डायग्राम showing pressure belts in which hemisphere, north hemisphere, क्योंकि ज्यादातर लैंड कहाँ पे, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, इसलिए ज्यादातर मैप में क्या दिखाया गया, नॉर्थ हेमिस्फीयर। आपको सिंपल डायग्राम बनाना है इसमें 7 प्रेशर बेल्ट्स को अगर पूछा तो 7 प्रेशर बेल्ट इस तरह से बनाना, नॉर्थ हेमिस्फीयर का। ठीक है, तो ये हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर के प्रेशर सेम कहाँ पे रहेंगे, साउथ ट्रॉपिकल बेल्ट। तो ये है आपके प्रेशर बेल्ट। अब ये बनते कैसे और इसके पैटर्न क्या होता है, फर्स्ट ये कहाँ मिलेगा, तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। ये कहाँ मिलेंगे, तो 25 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ। इनका पैटर्न देखो, 5 डिग्री और 5 डिग्री नीचे, 25 से 35। ये कहाँ मिलेंगे, 60 से लेके 65 नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर। और ये कहाँ मिलेंगे, तो आपको 80 से 90 कैसे, या 90 भी लिखे तब भी चलेगा, नॉर्थ एंड साउथ। ये इनका जनरल लैटिट्यूड है जहाँ पे इनको देखा जाता है। बोर्ड के सभी रिजल्ट्स आपको इसी ब्रैकेट में मिलेंगे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। नेक्स्ट, अब ये बनते कैसे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इंड्यूस्ड है कि प्रेशर इंड्यूस्ड, ये थर्मल इंड्यूस्ड हुआ, ये भी क्या हुआ, थर्मल इंड्यूस्ड, मतलब टेम्परेचर के थ्रू बन रहा है। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशियल हीटिंग, अनइक्वल हीटिंग,
ये भी क्या हो गया, अनइक्वल हीटिंग। इक्वेटर का एक बना और पोल से कितने बनेंगे, दो, एक ऊपर का एक नीचे का, ये हो गया टोटल 3। और ये दो किससे बन रहे हैं, डायनामिकली इंड्यूस, दैट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ और प्रेशर डिफरेंस, दैट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ। इसका फैक्ट ध्यान रखिएगा। ये दोनों किससे बने, डायनामिकली, और ये दोनों थर्मल, डायनामिकली एंड थर्मल। और ये अर्थ के सरफेस पे होते हैं, ना कि ऊपर, अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल विंड्स की बात करें, ना कि वर्टिकल वाले। ये हो गया आपका ट्रॉपिकल रीजन, ये टेम्परेट रीजन, ये पोलर रीजन। अब दूसरा, विंड्स कैसे ब्लो करते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो रूल के हिसाब से हाई प्रेशर कहाँ है, यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे। तो विंड्स ऐसे जाएंगे, ये विंड्स कैसे जाएंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और ये भी ऊपर एरो जाएगा कि नीचे एरो जाएगा, ऊपर से। ये है हमारा एक्सपेक्टेड पाथ। लेकिन पेरेल ने लॉ दिया था, पेरेल ने क्या कहा था, विंड्स कहाँ जाते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, राइट के तरफ, ठीक है। इसका राइट कहाँ पर होगा, इसका राइट कहाँ पर होगा, इस तरफ, किस तरफ, इस तरफ। तो ये डायग्राम ऐसा हुआ, यार तो हम ऐसे बना सकते कि नहीं, ठीक है। इसको बाद में बिठा देना, ये ऐसे बनाएंगे। ये भी कैसे जाएगा, राइट की तरफ, ये भी एरो कैसे होगा, ये सरफेस विंड्स है, इसका दूसरा डायग्राम बता दो। और इसका राइट कहाँ पर होगा, ये ऐसे एक्चुअल एरो। और इसको इन लोगों ने, इन हॉरिजॉन्टल विंड्स को इन लोगों ने नाम क्या दिया, इसको कहते हैं, बोलो, इसको ईस्टर्लीज, इसको वेस्टर्लीज, ये सरफेस विंड्स, और इसको ट्रेड विंड्स। कभी कभी ट्रेड विंड्स को और एक नाम दिया जाता है, ट्रॉपिकल, क्योंकि ये भी ईस्टर्ली जैसे जा रहे हैं ना, तो इनको ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज कह सकते हैं, इनको पोलर ईस्टर्लीज कह सकते हैं। और ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज नहीं लिखना है तो क्या लिखना है, ट्रेड विंड्स। तो अगर कोई विंड्स सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से कहाँ जा रही है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, उन विंड को क्या कहेंगे आप, वेस्टर्न। इंडिया कौन से विंड के इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो समर में ट्रेड विंड्स, और विंटर्स में वेस्टर्न। इंडिया में विंटर में बारिश होती है कि नहीं, कौन लाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और समर में जो बारिश होती है वो कौन लाता है, तो ट्रेड विंड, साउथ वाला। तो ये जो डायग्राम है, ये सरफेस का डायग्राम। अब दूसरा डायग्राम बताता हूँ, यही डायग्राम को दूसरे इसमें समझा के बताओ इसको, इसी डायग्राम को दूसरे इसमें समझा के। कौन सा था, सब ट्रॉपिकल, ये पोलर, ये वापस बड़ा करके बताओ, सब, मैं डायग्राम का पैटर्न चेंज कर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, और ये पोलर हाई प्रेशर। हो गए 7 प्रेशर बेल्ट्स, एक थर्मल इंड्यूस, एक डायनेमिकल इंड्यूस, डायनेमिकल इंड्यूस, थर्मल इंड्यूस, थर्मल इंड्यूस, डायनेमिक, डायनेमिक और थर्मल, ठीक है। रूल के हिसाब से ये आ गया आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर, और ये क्या साउथ हेमिस्फीयर। विंड्स कैसे रिफ्लेक्ट करती है, विंड्स कैसे जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये विंड्स ऐसे जाना चाहिए, ये विंड्स कैसे आना चाहिए, ऐसे।
लेकिन ये ऐसी न जाते हुए कैसे जाएगी, नदर हेमिस्फीयर में कहाँ जाएगी, राइट की तरफ, और सदर हेमिस्फीयर में भी, ये नदर हेमिस्फीयर में भी कहाँ जाएगी, राइट की तरफ भी जा रही कि नहीं, ये इधर ना जाते हुए कहाँ जा रही, इस साइड, और इधर ना जाते हुए कहाँ जा रही, इस साइड। ये देखो, ये क्या बन गया आपको, ये क्या बन गया, ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, और ये ये विंड कैसे है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और इसका एरो कहाँ दिखाना पड़ेगा, इस साइड दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल लॉ के हिसाब से नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ, ये एरो समझ में, ये सेम एरो यहाँ पर कैसे हो, सदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ जाती है, सदर्न हेमिस्फीयर में अगर समझ में नहीं आया क्या देखो, हाई प्रेशर से ऊपर क्या है, तो ऐसा एक्चुअल बना, फिर हाई प्रेशर से नीचे विंड कहाँ जाएगी, यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर, अब सदर्न हेमिस्फीयर में रूल क्या है, लेफ्ट का, इसका लेफ्ट कौन सा होगा, मतलब एरो ऐसा बना, और इसका लेफ्ट कौन सा होगा, वापस ये बन गई ईस्टर्लीज, ये वेस्टर्लीज, और ये ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, या फिर ट्रेड विंड्स, इनका पैटर्न समझ में, तो पैरेलल लॉ सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, ये विंड्स को नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ घुमाता है। अब थर्ड डायग्राम बताओ, सब ट्रॉपिकल, बता, सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट में ना, सब पोलर लो प्रेशर, सब लो प्रेशर में कौन कौन से रीजन आएंगे, तो आर्टिक सर्कल का एरिया मिलेगा साथ में, आर्टिक सर्कल, उसमें साइबेरिया का पार्ट आएगा, जो अलास्का के नीचे का पार्ट आएगा वो वाला है, लैब्राडोर रीजन आएगा आर्टिक रीजन का, तो आपको सब पोलर रीजन कहाँ मिलेगा, तो उसी 60-65 में लिखा ना मैंने, यहाँ पे क्या लिखा था देखो, ये 60 और 65, तो मैप में आपको क्या लोकेट करना है, वर्ल्ड मैप देखेंगे ना, वर्ल्ड मैप में कौन सा पैकेट देंगे 60 से 65, और वहां पर आपको क्या मिलेगा, तो सब पोलर लो प्रेशर बेड, लेकिन यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट फॉर्म नहीं होगा हाँ नहीं, कोल्ड डेजर्ट यहाँ मिलेगा, ये इस साइड का वार्म डेजर्ट रहेगा, इस तरफ का कोल्ड डेजर्ट रहेगा, और आर्टिक सर्कल कहाँ पे मिलेगा आपको 66 एंड हाफ, 66 एंड हाफ, मतलब लगभग इसके पास मिल रहा है क्या? तीसरा टाइप, अगर ऐसा नहीं बनाना है, वैसा नहीं बनाना, तो ये भी चलता है, थर्ड डायग्राम, इक्वेटोरियल पोल्स, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड हुआ, ये 40 डिग्री नॉर्थ, ये 60 डिग्री नॉर्थ, ये 90 डिग्री, कितने प्रेशर बेल्ट्स हैं, इसमें नॉर्थ हेमिस्फीयर में कितने दिखेंगे, 1 2 3, और इसको पकड़ के 4, इसमें क्या नाम आएगा, नहीं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पे क्या आएगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यहाँ पर सब पोलर, और यहाँ पर पोलर हाई प्रेशर, थर्मली डायनामिकली, थर्मली डायनामिक, टेम्परेचर के थ्रू रोटेशन ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, और ये आपका ट्रोपोपॉज का एवरेज हाइट कितना है, 13, इसकी हाइट इक्वेटर पर ज़्यादा होती है,
लगभग 18 किलोमीटर, और पोल्स पर 82। यहाँ पे टेम्परेचर होता है -80 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ टेम्परेचर होता है माइनस कितना था टेम्परेचर, 45 सेंटीग्रेड। ज़्यादा ठंडा कौन सा हुआ, ये बात, ठीक है। अब लो प्रेशर बेल्ट से विंड्स कहाँ जाएंगे, असेंडिंग की डिसेंडिंग, असेंडिंग। ये करंट्स बन गए, ये भी क्या बनेंगे, एक्चुअली ये लो प्रेशर क्यों बनता है, ठीक है। तो डायग्राम को एक्चुअली यहाँ से बनाना चाहिए, तो हम डायरेक्टली बनाते हैं। विंड्स, अभी हमने इस डायग्राम में क्या देखा, विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसा डायग्राम बनाया था हमने। सरफेस में हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यहाँ पे भी कहाँ जाएगा यार, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और यहाँ पे कैसे जाएगा, ये एरो ऐसे दिखा रहे कि नहीं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो, हाई प्रेशर से लो के तरफ। कहाँ पर कॉन्वर्जेंस हो रहा है, यहाँ पे क्या, जैसे ही कॉन्वर्जेंस होगा तो विंड्स कहाँ जाएगी, जब दो विंड्स आएंगे और नीचे में ब्लॉक है तो ये कहाँ जाएंगे, ऊपर, ये विंड्स बन गए ऐसे। साउथ हेमिस्फीयर से भी एक विंड ऐसी आएगी, वो भी कहाँ लेके जाएगी, ऊपर लेके जाएगी, ठीक है। और हाई प्रेशर में विंड्स कहाँ जाते हैं, असेंडिंग की डिसेंडिंग, डिसेंडिंग। ये है आपका राइजिंग कॉन्वेक्शन, ये सबसिडेंस, ये वापस राइजिंग, ये वापस सबसिडेंस। ये कौन सा प्रेशर था, नीचे में लो प्रेशर, तो ऊपर में क्या रहेगा, हाई प्रेशर। इसको कन्वर्जेंस कहेंगे आप, तो ऊपर में क्या लिखेंगे, डाइवर्जेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लो प्रेशर बन रहा है या कहीं पे साइक्लोन्स बन रहा है तो उसके ऊपर क्या हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये क्या है, दो अलग अलग जा रहे हैं कि डाइवर्जेंस की कन्वर्जेंस, तो यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्जेंस। ये क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस, तो ऊपर क्या होगा, ये क्या होगा, एक कन्वर्जेंस, तो एक क्या होगा, ऊपर क्या बनेगा, कन्वर्जेंस। और ये लूप देखो, ये लूप ऐसा बन रहा है, ये भी कहाँ जाएगी, ऐसी जाएगी, ये इधर टच होगा तो ये इधर, और एक इधर। कितने लूप बन गए, 3 लूप बने, लूप 1, लूप 2 एंड लूप 3। ये कौन सी विंड्स है, ट्रेड विंड्स की स्टर्लीज, ट्रेड विंड्स, ये वेस्टर्न, वेस्ट की तरफ जा रही है, और ये ईस्टर्न। इसका नाम ट्रॉपिकल स्टर्लीज, ट्रेड विंड्स, ये सरफेस विंड्स, ठीक है। ये हो गए एंटी ट्रेड विंड्स, बहुत ऊपर, ये एंटी वेस्टर्लीज, और ये एंटी ईस्टर्लीज। इनके ठीक उल्टी बह रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपके हो गए सरफेस विंड्स, और ये यहाँ पे मिलेगी आपको, कहते हैं जेट स्ट्रीम्स। ये एरिया किसके रहेंगे, जेट स्ट्रीम्स। हम जेट स्ट्रीम बाद में पढ़ेंगे। जेट स्ट्रीम्स क्या है, तो हाई वेलोसिटी winds, they generally blow below tropopause, and they are formed due to temperature differences at upper areas. They are formed due to temperature differences at upper areas. This is subtropical jet stream and this is subpolar। इसको सबट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ बन रही है, सब ट्रॉपिकल, तो सब ट्रॉपिकल। और इसको सब पोलर जेट स्ट्रीम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ बनी, पर ये काफी ऊपर होती है, और ये सरफेस विंड्स। तो ऊपर के विंड्स और नीचे की विंड्स, कौन से चार फैक्टर्स होते हैं जिनको ब्लो करते हैं, ईजीएफ, कोरल स्पोर्ट्स, एफएफ और जियो स्ट्रॉपिक, जो बाद में देखेंगे। ये विंड्स के नाम अलग अलग देखो, ये अलग अलग। और ये सेल्स बने, इन सेल को कहते हैं हाइडली सेल, इसको कहते हैं पैरल सेल, और इसको नाम दिया है पोलर सेल। अब इस डायग्राम में देखो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी दी है, ठीक है। यही डायग्राम को एनसीईआरटी ने ऐसा बना के दिया। ये एनसीईआरटी का डायग्राम, इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में
फिलहाल देखो, एक ब्लैक पॉइंट्स दिख रहे हैं दो, ये ब्लैक पॉइंट्स जो है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला जो ब्लैक पॉइंट्स है, ये ब्लैक पॉइंट्स क्या है? तो जेट स्ट्रीम्स। आपको ये डायग्राम एग्जांपल नहीं बनाना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बना के। ब्लैक डायग्राम्स क्या है? तो ये जेट स्ट्रीम्स। कितने जेट स्ट्रीम्स मिलेंगे? दो जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स आपको यहाँ दिखते नहीं दिख रहे, ना ही वो कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ ये बीच में दिख रहे हैं। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम्स, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स एंड पोलर जेट स्ट्रीम, या सब पोलर जेट स्ट्रीम कैसे। फिर इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे और क्या क्या नाम दिया उन्होंने, ये वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स और ईस्टर्ली। ये कौन से विंड्स है? नीचे के ऊपर के? नीचे। और बाद में इन्होंने यहाँ पे ये नाम दिया, पोलर सेल, फेरल सेल, और क्या नाम दिया? हेडली सेल। ठीक है, तो ये इतने सारे अलग अलग नाम क्यों, अलग अलग पैटर्न क्यों? तो उसका मेन रीजन है, ये तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इन तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट को इन लोगों ने एक करके दिया है, जो प्रॉब्लम होता है। तो इसमें आप लिखिए अभी नेक्स्ट टॉपिक। द प्रेशर बेड, सिर्फ नाम लिखना है, दो तीन लाइन। द प्रेशर बेड्स क्रिएट्स, द प्रेशर बेड्स क्रिएट्स फर्स्ट जनरल सर्कुलेशन। जब क्वेश्चन जनरल सर्कुलेशन रहेगा तो उसमें यही पॉइंट लिखना जो बताऊँ। द प्रेशर बेड्स क्रिएट्स, कितने प्रेशर बेड्स है? सात। ये क्या करते हैं? तीन अलग अलग चीज करेंगे, जिनको बुक्स में इतना मिक्स करके दिया है तो बच्चों को कंफ्यूज होता है। फर्स्ट, दिस प्रेशर बेल्ट क्रिएट्स फर्स्ट जनरल सर्कुलेशन, जी कैपिटल, ए कैपिटल, जनरल सर्कुलेशन, which includes general circulation includes trade winds, westerlies, easterlies, trade winds, westerlies, easterlies, trade winds, westerlies, easterlies. These surface winds, these surface winds, ये सभी कौन से winds? Surface winds blow, these surface winds blow in tropical region, westerlies का किस में आएगा? टेम्परेट रीजन, और इसका किस में आएगा? पोलर रीजन रिस्पेक्टिवली। These surface winds blow in tropical region, temperate region and polar region respectively. इसका मतलब क्या है? एक एक का अलग अलग हुआ। तो जब अगर क्वेश्चन सिर्फ जनरल सर्कुलेशन का रहेगा तो आपको डायग्राम में सिर्फ दो ही चीज बनाना है, मैप, उसमें सिर्फ प्रेशर बेल्ट दिखाना है और कितने नाम लिखना है, सिर्फ तीन के बारे में। उसमें एक पैराग्राफ आएगा जनरल ईस्टर्लीज पर, एक वेस्टर्लीज पर, और एक पैराग्राफ किसका आएगा? ट्रेड। उसमें यही लिखना, उसमें इनके नाम मत लिखना। ठीक है, वो भी टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड टॉपिक लिख, कुछ छूट गया तो पूछो। प्रेशर बेल्ट्स पे जनरल सर्कुलेशन के साथ साथ और एक चीज बनती है, सेकंड नंबर। सेकंड का नाम है लैटिट्यूडनल सर्कुलेशन, लैटिट्यूडनल सर्कुलेशन। which includes Hadley cell, Ferrel cell, polar cell, which include Hadley cell, which include Hadley cell, Ferrel cell, and polar cell, which include Hadley cell, Ferrel cell, polar cell in tropical region, temperate region, and polar region respectively. Hadley cell, Ferrel cell, polar cell in tropical region, temperate region, and polar region respectively. समझ में लाइन का मतलब? ये कब लिखेंगे? जब टॉपिक क्या दिया जाएगा? लैटिट्यूडनल सर्कुलेशन। तब सिर्फ अगर 10 मार्क्स में लैटिट्यूडनल लिखा रहेगा तो इनके बारे में
तीन पैराग्राफ आएंगे, एक हेडली का, एक फेरल का और पोलर का बॉडी में, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसे दो अलग अलग क्यों करके रखे ज्योग्राफी के लोगों ने, कि मैंने पहले ही बताया था, ये वाली को विंड कहेंगे और वर्टिकल वाले को नाम क्या देंगे, करंट, ठीक है। तो एक ऐसा रहेगा तो एक ऐसा रहेगा। अब जब लैटिट्यूडनल है तो और एक बनना चाहिए, थर्ड लिख, थर्ड लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलेशन, जो बुक्स में मेंशन नहीं किया है, लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलेशन, लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलेशन। अच्छा, वो जो सेकंड नंबर का नाम लिखा, क्या लिखा था उसका नाम, लैटिट्यूडनल सर्कुलेशन, वहां पे ये लिख लीजिए, लैटिट्यूडनल सर्कुलेशन में नाम लिखना ये वाला, लैटिट्यूडनल में ट्राई मेरोडियनल सर्कुलेशन, लैटिट्यूडनल सर्कुलेशन का नाम है ट्राई मेरोडियनल सर्कुलेशन। ट्राई मतलब तीन, हेडली, फेरल और पोलर। तो प्रेशर बेल्ट से हमने क्या पढ़ा पहले, जनरल सर्कुलेशन, दूसरा लैटिट्यूडनल और ट्राई मेरोडियनल सर्कुलेशन, और थर्ड लिखो, थर्ड है लॉन्जिट्यूडनल। अब इसमें फिर कौन से टॉपिक्स आएंगे, जब ज्योग्राफी में इतने सारे टॉपिक्स हैं फिर इसमें कौन से टॉपिक्स आएंगे, तो इसमें आप लोगों ने जो नाम पढ़ा होगा, एल नीनो, ला नीना, देखा ना, एल नीनो कहाँ पे, तो एल नीनो क्या है, तो ओशन करंट से एक प्रकार के, जो कहाँ पे गर्म होते हैं, पैसिफिक ओशन, जिसका इम्पैक्ट मानसून पे होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है, इसमें पैटर्न क्या है, तो देखेंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कैसे मैं आपको बताऊँ, अब इसमें देखिए, ये जो नॉर्थ हेमिस्फीयर का डायग्राम है, इसमें तीन लूप है, लूप वन, लूप टू, लूप थ्री। ये तीनों लूप कैसे काम कर रहे हैं, तो ये भले ही विंड्स इधर से उधर ब्लो कर रहे हैं, ये विंड्स इधर से उधर ब्लो कर रहे हैं, पर इनका फंक्शनिंग ऐसा ऊपर की तरफ से, इनका फंक्शनिंग ऊपर की तरफ से, मतलब ये नॉर्थ और साउथ में ऑसिलेट हो रहे हैं, मतलब इनका फंक्शनिंग कैसा, नॉर्थ और साउथ में, ये भले ही ऐसे ऐसे ब्लो करे, कभी ईस्ट से वेस्ट की तरफ या वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पर ये हल्के से प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होते कि नहीं, ऊपर नीचे, थोड़ा ऊपर जाएंगे कभी नीचे, मतलब इनका मूवमेंट हल्का ऊपर कभी हल्का नीचे होगा, जैसे इंडिया में वेस्टर्लीज का आना या फिर ट्रेड विंड्स का ऊपर जाना, जब ये लोग ऊपर नीचे से शिफ्ट होंगे तो फिर वर्ल्ड में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट चाहिए जैसा शिफ्ट हो, ठीक है। इसलिए उन लोगों ने इसका नाम क्या दिया, लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलेशन। और लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलेशन देखा ना, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन को लिया जाता है एल नीनो में, वो कैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इसलिए इनके अलग अलग नाम लिखो। पहला लॉन्जिट्यूडनल कॉन्सेप्ट या लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलेशन इंक्लूड एल नीनो, दूसरा ला नीना, एल नीनो, ला नीना। इनका पैटर्न कैसा होता है, इंडिया और पैसिफिक ओशन लेते कि नहीं, पैसिफिक ओशन का गर्म होना ठंडा होना किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंडियन ओशन पर डिपेंड करेगा, तो इनका एक्सिस कैसा वर्कआउट कर रहा है, ऐसा कर रहा है, और हेडली फोरल पोलर का कैसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, इसलिए उनका ट्राइमेरोडियल नाम दिया। तो लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलेशन में बहुत सारे नाम आएंगे, उसमें से एक है एल नीनो, दो है ला नीना, उसमें से इंडिया के लिए बेनिफिशियल कौन सा, ला नीना, ठीक है। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपने समझने के लिए, ला नीना गुड फॉर इंडिया, ला नीना गुड फॉर इंडिया। तो एल नीनो क्या होगा, बैड फॉर इंडिया। थर्ड नाम लिखिए, वॉकर सर्कुलेशन, वॉकर, डब्ल्यू ए एल के ई आर, वॉकर सर्कुलेशन, गुड फॉर इंडिया, ब्रैकेट में लिखा गुड फॉर इंडिया। अब वॉकर एक हुआ, तो ज्योग्राफी में और दूसरा फैक्ट रहेगा, फोर्थ लिखो, रिवर्स वॉकर सर्कुलेशन, आर कैपिटल, रिवर्स वॉकर सर्कुलेशन। ये गुड रहेगा कि बैड रहेगा, बैड, एक गुड है तो एक क्या रहेगा, बैड।
गुड और बैड सिर्फ आपको रेफरेंस का देखना कि इंडिया में मानसून आएगी कि नहीं आएगी। अगर मानसून आएगी तो अच्छा है हमारे लिए, उसके लिए आपने क्या लिखा गुड, और जहाँ मानसून नहीं है वो क्या है बैड। मानसून आने के लिए कौन से दो नाम लिखा आपने, ला नीना और वॉकर सर्कुलेशन, बाकी दोनों में क्या लिखा बैड बैड लिखा। चौथा क्या हुआ रिवर्स वॉकर सर्कुलेशन, थर्ड क्या था वॉकर सर्कुलेशन। वॉकर एक बंदे का सरनेम था जो भारत के मौसम विभाग इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के पहले डायरेक्टर जनरल थे, यूपीएससी पास, सर गलबर्ट वॉकर, उनके बारे में पढ़ेंगे बाद। फिफ्थ नाम लिखियो, फिफ्थ नाम एल नीनो मोडकी, ये भी पढ़ना है। एल नीनो मोडोकी, एल नीनो मो एमओ मो डीओ डो की मोडोकी। एल नीनो मोडोकी नया कॉन्सेप्ट, इसमें डबल एल नीनो आता है, तो दूसरा और एक नाम क्या होना चाहिए लानिना मोडोकी, लानिना मोडोकी, ये दोनों जापानीज वर्ड है। लानिना मोडोकी ये भी हम पढ़ेंगे, किसमें लैटिट्यूडनल सर्कुलेशन लॉन्जिट्यूडनल, कितने हो गए 6 हो गए, एल नीनो मोडोकी और दूसरा लानिना मोडोकी। फिर आप लिखो नेक्स्ट, कौन सा नंबर है 7, 7 लिखो इंडियन ओशियन डायपोल। कम से कम नाम तो सुना होगा इन टॉपिक्स के आपने, इंडियन ओशियन डायपोल। डायपोल मतलब दो, इंडियन ओशियन डायपोल मतलब क्या होता है दो, इसमें दो ओशियन दिया जाता है, इंडियन ओशियन के दो पार्ट अरबियन सी और फिर बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब जनरल नोशन बताओ, हम लोग बाद में देखेंगे टॉपिक। जनरल नोशन, ये इंडिया का मैप, इसके एक साइड में क्या है बे ऑफ बंगाल है और एक साइड में अरेबियन सी। ठीक है, अगर बे ऑफ बंगाल जरूरत से ज्यादा हीट अप हो गया तो वहां पे इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा और आसपास के एरियाज में बारिश ज्यादा है। और अरेबियन सी अगर ठंडा पड़ा तो बारिश कहाँ पे कम आएगी, वेस्ट कोस्ट पे कि ईस्ट कोस्ट पे। ठीक है, अरेबियन ओशियन अगर कोल्ड हो गया बाय चांस एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल, ठीक है, तो अरेबियन ओशियन की तरफ वेस्ट कोस्ट पे बारिश कम आएगी, और बे ऑफ बंगाल जरूरत से ज्यादा हीटअप हो गया तो ईस्ट कोस्ट की तरफ बारिश ज्यादा आएगी, तो डाइपोल हुआ। इसका उल्टा अगर होता है, अगर अरेबियन सी वार्म अप हो गया तो वेस्ट कोस्ट की तरफ अच्छी बारिश होगी इंक्लूडिंग राजस्थान टू केरला, और बे ऑफ बंगाल पे कम हो जिसका पैटर्न होगा। तो ये दो अलग अलग पैराग्राफ पढ़ेंगे कहाँ पे इंडियन ओशन डाइपोल, इसमें भी ऐसे ऐसे पैटर्न चेंज होंगे। नेक्स्ट लिखो, ये सब बड़े बड़े टॉपिक्स है क्लाइमेटोलॉजी के जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। नेक्स्ट लिखिए आप मेडियन जूलियन ऑसिलेशन, पेपर में ये भी आया है मेडियन MEDIAN मेडियन जूलियन ऑसिलेशन, मेडियन जे कैपिटल जूलियन, एक दोनों में गैप है थोड़ा सा, GULIN जूलियन ऑसिलेशन, मतलब दो लोगों का सरनेम था, मेडियन अलग। और ये भी हाल ही में न्यूज में आया इंडिया का मानसून इससे इम्पैक्ट होता है। इस बार कहा गया था कि इस बार मेडियन जूलियन ऑसिलेशन का इंडियन ओशन में देखा गया, MAJ कहाँ देखा गया, जिसके लिए इस बार बारिश अच्छी है कुछ लोगों का मानना। और जब MAJ मेडियन जूलियन ऑसिलेशन इंडियन ओशन में नहीं होता पैसिफिक ओशन में जाता है तो बारिश कहाँ पे आती है पैसिफिक ओशन में अच्छी आती है और इंडिया में सूखा गिरता है। ये सब लिंकिंग होते हैं। इन सब पैकेज का नाम क्या है लैटिट्यूडनल की लॉन्जिट्यूडनल, ये सभी टॉपिक जो जितने भी लिखा है ना वो सब इंडिया का मैप को में मानसून आना इस तरह से एक्सेस, और हेडली फेरल कैसे रहे ऐसे, मतलब हर अर्थ पे बैलेंस मैकेनिज्म। देखा मेडियन जूलियन ऑसिलेशन, ये भी प्रेशर बेड की वजह से बनता है। ये सब प्रेशर बेल्ट, तो प्रेशर बेल्ट की वजह से तीन तरह के पैटर्न दिखा गया। बुक्स में ऐसा नाम नहीं दिया, जनरल सर्कुलेशन में तीन नाम पड़ेंगे, ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज ट्रेडलीज। मेरोडिनल पूछा तो क्या लिखना पड़ेगा हेडली फेरल और पोलो। और आने वाले साल में इतने हार्ड तो नहीं पूछेंगे, पर अगर पूछा कि राइट अ ब्रीफ अकाउंट अबाउट लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलेशन, तो फिर कौन से वर्ड लिखेंगे लॉन्जिट्यूड में, ना ये आएंगे ना फिर ये आएंगे, तब आपको कहना पड़ेगा कि लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलेशन का भी इंडिया में इम्पैक्ट होता है। जैसे कि एल नीनो का एग्जांपल देंगे आप, लानिना देंगे, वॉकर सर्कुलेशन, रिवर्स वॉकर सर्कुलेशन, एक तो छूट गया अपना, सदर्न ऑसिलेशन, सदर्न ऑसिलेशन, सदर्न ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का मतलब क्या ऊपर जाना नीचे जाना, सदर्न, इसमें दो एरो, सदर्न ऑसिलेशन, ENSO LNSO कैपिटल,
ENSO, ENSO मतलब एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, तो लानिना सदर्न ऑसिलेशन। ये सब के बारे में दो दो तीन तीन लाइन में लिखे ना, तब भी अपना आंसर बनेगा कि राइट ए ब्रीफ अकाउंट अबाउट लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलेशन। तो ये है अपना फ्लो चार्ट जो अभी हमको पढ़ना है। सर वो जो डाइवर्जिंग विंड्स रहती है उसमें वो नीचे क्यों आते हैं? कौन से विंड्स? जो डाइवर्जिंग ये वाले हाँ ड्यू टू कोरलिस फोर्स वो नीचे आते हैं, या फिर इस एरिया पर एटमॉस्फेयर एकदम क्लियर का होता है ना, आसमान साफ होता है तो विंड्स डाइवर्ज करते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में जाने के बाद विंड्स को डाइवर्ज करते हैं, क्योंकि ऊपर में कौन सा मैकेनिज्म बनता है, डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस। 11th क्लास एनसीईआरटी में दिया है, नीचे का एलपी ऊपर से कनेक्ट। सर और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की आईटीसी रिजल्ट रहता है। हाँ, उसी को डोल्ड्रम कहते हैं, काम विंड्स, और वो 5 डिग्री ऊपर और क्या होगा 5 डिग्री नीचे जाएगा। तो प्रेशर बेल्ट्स परमानेंट होते हैं कि नॉन परमानेंट? वे वैरी करेंगे, ऊपर नीचे जाएंगे, अप्रॉक्स 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ। इज एन अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। ये देखिए, आपको ये टेक्निकल डायग्राम नहीं बनाना है, इस डायग्राम में देखिए प्रेशर बेल्ट्स ऊपर और नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। जून में प्रेशर बेल्ट्स इस लाइन के हल्के ऊपर आया, ठीक है। मार्च और सितंबर जब वर्ल्ड में इक्विनॉक्स चलता है तो प्रेशर बेल्ट्स थोड़े नीचे आते हुए दिख रहे हैं। और बाद में सन, दिसंबर के वक्त सन कहाँ जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो प्रेशर बेल्ट हल्का नीचे आ, तो ज्यादा का फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ 5 डिग्री नॉर्थ पे जाना 5 डिग्री साउथ पे आ रहा है। और वाई प्रेशर बेल्ट शिफ्ट, तो आंसर क्या है, ड्यू टू अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन, लिख के दिया मैंने। वाई देयर इज शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, तो रीजन इज द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। और आपके एनसीईआरटी में, हमारे एनसीईआरटी में क्या दिया कि प्रेशर बेल्ट की वजह से दो इंपॉर्टेंट सर्कुलेशन जनरेट होते हैं। एक का नाम क्या दिया, ट्राई मेरोडियन, और एक का नाम जनरल सर्कुलेशन। और एनसीईआरटी ने क्या किया, दोनों डायग्राम को एक साथ बना दिया। तो वो भी आप चलते, अगर आपको सिंपल पूछा उन्होंने तो आप ऐसा बना सकते हैं, कॉम्प्लीट। इसमें किसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे आप, हेडली, फेरल और पोलर की, ट्रेडविंड, हिस्टोरिस, वेस्टर्लिस, ट्रेडविंड, हिस्टोरिस और ट्राई मेरोडियन में क्या, हेडली, फेरल और पोलर, लिख के दिया ना मैंने आपको। तो प्रेशर बेल्ट्स वर्ल्ड में दो नहीं कितने बनाते, तीन, और एनसीईआरटी में कितना लिखा, दो ही लिखा, और एक्चुअली तीन होता है, तीन, क्योंकि फिर इन आप लोगों को कोरिलेट करने में दिक्कत होती है। फिर एलिनो वगैरह कॉन्सेप्ट क्या है, एलिनो, लानिना, वो सब, तो वो ज्योग्राफी के थर्ड पार्ट है। तो दिस प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट थ्री टाइप ऑफ सर्कुलेशन, हेडली, फेरल एंड पोलर, उनको नाम दिया प्राइमरी। ट्रेडविंड, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज के नाम दिया जनरल सर्कुलेशन, और लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलेशन के लिए नाम दिया है फिर एलिनो, लानिना, एमजेओ, ईएनएसओ, मोडोकी, आईओडी। अब ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो कॉम्प्लिकेटेड करके दिया है। यहाँ पे देखिए, इन लोगों ने जनरल सर्कुलेशन के तीन नाम लिखे, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज और ट्रेड बेल्ट्स, और प्रेशर बेल्ट्स भी दिखा, और साथ साथ में ट्राई मेरोडियन सर्कुलेशन का डायग्राम दिखा, 1, 2 और 3 दिख रहा है। ये बड़ा एरिया, ये थोड़ा एरिया, और ये सबसे छोटा, ये राइजिंग डिसेंडिंग, राइजिंग डिसेंडिंग, ठीक है, दोनों को साथ में दिखाया। और कब की बात दिखा रही, तो मार्च और सितंबर की, इक्विनॉक्स बोले तो मार्च एंड सितंबर। जब मार्च और सितंबर में आईटीजेड कहाँ आएगा, बीच में। जब जुलाई रहेगा तो आईटीजेड कहाँ जाएगा, ऊपर, और इधर विंटर्स में कहाँ आएगा, नीचे। लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 5 डिग्री नॉर्थ आना, 5 डिग्री साउथ। ये डायग्राम किसका है, ट्राई मेरोडियन सर्कुलेशन। आपको एग्जाम में ऐसा बना सकते हैं। लो प्रेशर में क्लाउड्स बनेंगे, ये क्लाउड्स बनेंगे, यहाँ पे क्लाउड्स नहीं, यहाँ पे क्लाउड्स बनेंगे, यहाँ पे क्लाउड्स नहीं बनेंगे। एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी।
क्लाउडी स्काई, क्लियर स्काई, क्लाउडी स्काई, क्लियर स्काई, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, वापस फॉरेस्ट, कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, पोल्स कैसा है तो कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, वर्ल्ड के जितने भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स पर ही क्या मिलेंगे आपको, डेजर्ट्स मिलेंगे। क्या डेजर्ट में विंड कैसे होते हैं, डिसेंडिंग की असेंडिंग, डिसेंडिंग, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी की इंस्टेबिलिटी, क्लियर स्काई। और ये सब होने की वजह से उतना ही स्टेबिलिटी यहाँ पर है, उतनी स्टेबिलिटी यहाँ पे, तो अर्थ ने कितना अच्छा बैलेंस किया, उतनी अनस्टेबिलिटी कहाँ बना दिया, ऊपर बना दिया। और ये इसके बाद में ये है आपका बड़ा इम्पैक्ट, ये एलिनो का फोटो दिखाया गया। इसमें देखो साउथ अमेरिका का लिंकिंग या पैसिफिक ओशन का लिंकिंग ऑस्ट्रेलिया इंडिया की तरफ से किया है। ये पैटर्न कैसा हो रहा है, ईस्ट टू वेस्ट हो रहा है कि नहीं ऐसा, इसलिए ऐसे बड़े बड़े पैटर्न्स को हम लोग लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलेशन में पढ़े, ये लॉन्जिट्यूड के हिसाब से वैरी करते हैं इधर से। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, तो उधर जाके और एक बार पढ़ना एक एक करके, जनरल सर्कुलेशन का और इसका प्राइम रोडिन। इसको बहुत पहले जब कॉन्सेप्ट आया था तो 1735 में तब कहते थे कि दुनिया में एक ही लुक है, लेकिन 51 में कॉन्सेप्ट चेंज होके अब कितने लुक कहते हैं, 3। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देने वाले व्यक्ति का नाम था जॉर्ज हेडली। लेकिन जॉर्ज हेडली ने कहा था कि वर्ल्ड में एक ही लुक है जो इक्वेटर से शिफ्ट टेम्परेचर कहाँ लेके जाता है, पोल्स, और पोल से इक्वेटर। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद में पैटर्न चेंज हुआ और पैलमेन नाम के व्यक्ति ने इंडिया ईयर 1951 ये मॉडल बना। तो हु कॉन्सेप्टलाइज द मॉडल ऑफ प्राइम रोडल सर्कुलेशन, हेडली की पैलमेन। हेडली ने पहला सर दिया था, लेकिन ये जो मॉडल दिया है प्राइम रोडल सर्कुलेशन, जो डायग्राम अपने बना के देखा हमने, वो है 51 में गिवन बाय पैलमेन। इन्होंने कहा कि अर्थ में पोल्स और इक्वेटर के बीच में कितने सेल स्ट्रक्चर है, 3, हेडली, पोलर और फेर। इसके अलग अलग डायग्राम, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। और ट्रॉपिकल रीजन में वर्कआउट कौन करेगा तो हेडली, टेम्परेट रीजन में वर्कआउट कौन करेगा तो फेर, और पोल्स का अलग। इन सब के बारे में यहाँ पे लिख के दिया, इसको लर्न कैसे करना है देखिए। हेडली का पहले, तो हेडली में आपको दिखाना पड़ेगा उसका पहले ब्रैकेट कौन सा, 0 to 30 डिग्री इन बोथ द हेमिस्फीयर। यहाँ पे विंड्स कहाँ पे, अपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, अपर साइड जाएंगे। ठीक है, लेकिन हेडली सेल का मोमेंटम क्रिएट कहाँ से होता है, इस एरिया से, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स। ये विंड्स कहाँ आ रहे हैं, इसका डायरेक्ट इन हेडली के तरफ। और वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट हेडली सेल का इंपॉर्टेंस की, उसका एरिया भी ज्यादा है। और हेडली सेल क्या करता है तो कौन सा बेल्ट बनाता है, आईटी सेल। वर्ल्ड के हरिकेन्स आने, साइक्लोन्स आएंगे, जेट स्ट्रीम्स या फिर रेन बेल्ट्स और डेजर्ट बेल्ट्स, इन सब के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट है हेडली सेल। और करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है, तो हेडली सेल अपना एरिया दिन ब दिन एक्सपांड कर रहा है। जितना हेडली सेल फ्यूचर में एक्सपांड होने वाला है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, उतने वर्ल्ड में डेजर्टिफिकेशन बढ़ेगा। So why Hadley cell important? Because Hadley cell important because it creates trade winds, it creates ITCZ belt, it creates tropical cyclones या hurricanes, deserts and forests and just। और current affairs में क्या लिख के दिया है कि recent evidence prove that increase the global temperature by 2 degrees। जितना अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा उतना कौन एक्सपांड होगा, हेडली सेल। हेडली सेल जितना एक्सपांड होगा उतना दुनिया में जेट स्ट्रीम्स और बढ़ेगी, उतने हरिकेन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और बढ़ेंगे। कहते हैं कि इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर से 5 डिग्री साउथ कोरलिस फोर्स नहीं, जिसके चलते साइक्लोन्स नहीं बनते। साइक्लोन का ये नो रीजन, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं, कोरलिस फोर्स। पर 2 साल से 3 डिग्री नॉर्थ और 3 डिग्री साउथ पे भी क्या देखा गया, साइक्लोन। इसका रीजन जब बताया गया, साइंटिस्ट ने कहा एक्सपांशन ऑफ व्हाट,
Hadley cell. And why Hadley cell expanded? Reason: rising of earth temperature, rising of earth temperature. दूसरा, एनवायरमेंट में आपने पढ़ा है कि डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि जितना Hadley cell expand होगा will lead to again expansion of deserts and which conditions? Drier conditions. तो आपको इसके मेंस के आंसर लिख के लाना. सिंपल दो आंसर लिख के लाना. राइट अ ब्रीफ अकाउंट अबाउट जनरल सर्कुलेशन. उसमें आपको सिर्फ क्या लिखना है? जनरल सर्कुलेशन. अबाउट विच थ्री विंड्स? ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स. और दूसरा क्वेश्चन है ट्राइमेरोडियनल सर्कुलेशन. ट्राइमेरोडियनल सर्कुलेशन में कितने बारे में लिखना है? सिर्फ हेडली सेल, पोलर सेल और फेरल सेल. इनके आंसर लिख के दिए हैं. Write a brief account about general circulation of the atmosphere. Write a brief account about general circulation of the atmosphere. Write a brief account about general circulation of the atmosphere. जनरल सर्कुलेशन का ये भी नाम दे सकते हैं. कौन सा? प्लैनेटरी विंड्स. इस आंसर का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देना पड़ेगा और बॉडी में कौन से 3 मिनट्स बताना पड़ेगा. हेडली, सॉरी, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड, इनके बारे में लिख के दिया है. ठीक है. और सेकंड क्वेश्चन लिखो. राइट अ डिटेल्ड अकाउंट अबाउट ट्राइमेरोडियनल सर्कुलेशन. ट्राइमेरोडियनल सर्कुलेशन. ट्राइमेरोडियनल सर्कुलेशन. ठीक है. ये दोनों के एक्सप्रेशन दिया है, एक बार इसको पढ़ लेना कर सकते. फर्स्ट, आईटीजेड 5 मिनट का टॉपिक, उसी को रिवीज करो. आईटीजेड का दूसरा नाम क्या था? थर्मल इक्वेटर, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस. आईटीजेड क्या है? इट इज जस्ट लो प्रेशर बेड, and this low pressure bed create near equator, and this low pressure bed is permanent or non permanent? It move in northward and southward when due to apparent movement of the sun. ITZ नॉर्थ में कब जाएगा? जब सन का होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. जब सन इक्विनॉक्स पे होगा, मतलब इक्वेटर पर होगा, तब ITZ भी कहाँ पे आएगा? इक्वेटर पे. और जब सन साउथवर्ड जाएगा तो सन भी कहाँ गया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गया, तो ITZ भी कहाँ जाएगा? साउथवर्ड्स. ITZ का और एक नाम होता है, ITZ also referred as doldrums. क्यों? क्योंकि जोन कैसा होता है? हाँ, ये बहुत शांत होता है. यहाँ पे हवा की ज्यादा रुद्र रूप नहीं दिखाई, इसको काम जोन कहते हैं. तो ITZ also referred as doldrums. Means calm fields. मीन्स काम विंड्स. और दूसरा इसमें वेस्टर्लीज में यूनिकनेस क्या मिलेगा आपको? कि वेस्टर्लीज विंड्स कैसे जाएंगे? वेस्ट टू ईस्ट. और साउथ हेमिस्फीयर में वाटर सरफेस ज़्यादा होने की वजह से साउथ हेमिस्फीयर में इसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी कि कम रहेगी? ज़्यादा रहेगी. इसलिए साउथ हेमिस्फीयर में इनको यूनिक नाम दिया गया. ठीक है. कभी इनको रोरिंग 40s, तो कभी फ्यूरियस 50s, तो कभी शिकिंग 60s. तो साउथ हेमिस्फीयर में पानी का सरफेस ज़्यादा होने की वजह से इनकी फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है और ये बहुत फास्ट भागते हैं. इससे फास्ट भागने की वजह से इनको अलग अलग नाम दिया गया. रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और शिकिंग 60s. ठीक है. तो ये सब किसके नाम है? तो ये सब है वेस्टर्लीज के. जो विंड्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं वो है वेस्टर्लीज. जो विंड ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं वो ईस्टर्न. और ये वाला जो फोटो दिया है साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, इसको पढ़ना कैसा? तो इस तरह से हमने देखा था. ये एरो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, वो वाले एरो को ध्यान रखिए. तो ये दो विंड्स है और इसके ऊपर सबसे सारा सवाल पूछा है जनरल सर्कुलेशन पर और ट्राइमेरोडियनल. तो अब नेक्स्ट इसमें हम लोग
पीजीएफ जियोस्ट्रॉफी का टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बारे में लिख के दिया है मैंने। आपको यहीं से नोट्स बनाना है या फिर आपके पास कोई बुक्स है तो वहाँ से बनाओ, पर स्ट्रक्चर बराबर होना चाहिए। और एग्जाम्स में ड्राइंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, मैंने पहले बताया। आप जो आंसर अभी बनाने वाले उसमें आपको अगर जनरल सर्कुलेशन का पूछेंगे तो इस रूप में ही डायग्राम बनाना, ठीक है। इसको बॉक्स में डालिएगा या बॉक्स नहीं डालेंगे तो चलेगा, पर इसी रूप में बनाइए, इसमें टाइम बहुत कम लगेगा। हेडली सेल को भी बनाना है तो आप इस डायग्राम को बना सकते हैं। हेडली सेल के लिए डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो उसी पैटर्न में बनाना है, और जनरल सर्कुलेशन के भी टाइम कम लगता है इस डायग्राम से। और जनरली हो सके तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तभी डायग्राम बना, 10 मार्क्स में लिखेंगे कितना और डायग्राम कितना बनाएंगे, इसलिए जनरली 10 मार्क्स में डायग्राम अप्लीकेबल नहीं होता, 15 मार्क्स में डायग्राम बनना चाहिए। क्योंकि अगर डायग्राम बनाएंगे तो आपके पास स्पेस कम हो जाएगा, और वो लोग स्पेस किस इसमें रहता है, इससे 10 मार्क्स में ही कहा गया डायग्राम बनाने के, और ये डायग्राम पे बच जाएगा, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन। ये 2 क्वेश्चंस बना के लाइए। नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो कितने फोर्सेस है विंड के, चाहे वो लोकल विंड हो, रीजनल विंड या ग्लोबल विंड, कितने फोर्स होना चाहिए, 4। एफएफ, पीजीएफ, फ्रिक्शनल फोर्स, पीजीएफ, कोरलिस फोर्स और जियो स्ट्रोक। ये नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, आपको एनसीईआरटी से पढ़ के आना है, मैंने पहले बताया था। दूसरा, जब विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है उसको क्या कहते हैं, कोरलिस फोर्स की पीजीएफ। फ्रिक्शनल फोर्स पानी में कम हो सकती है लेकिन लैंड पे ज्यादा हो सकती है। फ्रिक्शनल फोर्स जमीन पे ज्यादा हो सकती है पर काफी ऊपर कम हो सकती है, इसलिए विंड में इनका भी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। विंड बेसिकली 3 प्रकार के भी हो सकती है, लोकल विंड्स, रीजनल विंड्स और ग्लोबल विंड्स। लेकिन कोई भी विंड हो, उसके डायरेक्शन, उसके वेलोसिटी, उसके मूवमेंट के कितने फैक्टर्स होंगे, सिर्फ 4 होंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नीचे के ऊपर के 3, क्योंकि नीचे ऊपर के जो 3 है, पीजीएफ, कोरलिस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये लोअर विंड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और जेट स्ट्रीम्स वगैरह के लिए चौथा फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है जियो स्ट्रोक, वो पढ़ेंगे। फिर हमने क्या पढ़ा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा कहाँ पे होता है, सी लेवल, एंड एज वी गो अप हाइट इंक्रीजेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। उसका यूनिट है पास्कल या फिर मिली बार। सी लेवल पे वो कितना होता है, 1013.25 मिली बार, ठीक है। और अबाउट 1 किलोमीटर पे कितना होता है, अप्रॉक्स 900 किलोमीटर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर्ड बाय मर्क्यूरी बैरोमीटर या फिर एनारॉइड बैरोमीटर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैरीज बिटवीन डिफरेंट फिजियोग्राफिक रीजन्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैरीज बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ, कह सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, क्योंकि जितना ऊपर ऊपर जाएंगे टेम्परेचर भी कम होगा और हवा का दबाव भी क्या हो जाएगा, कम। दोनों कम कम हो रहे तो दोनों में क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट फॉर्मूला, due to temperature and rotation of the earth there are 7 types of pressure belts, 3 नॉर्थ में, 3 साउथ में, और इक्वेटर एक है तो सिर्फ इक्वेटर का एक। और ये सभी बैंड सेम है कि अल्टरनेट बैंड्स, एलपी, एचपी, एलपी, एचपी। इक्वेटर पे स्वाभाविक है कि लो प्रेशर क्यों बनता है, तो आप कह सकते हैं इक्वेटर पे लो प्रेशर टेम्परेचर की वजह से बनता है। पर सब पोलर लो प्रेशर क्यों बनता है, वहाँ पे उतना टेम्परेचर तो नहीं है, पर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में बनने का रीजन क्या था लो प्रेशर का, आपको कहना है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एंड प्रेशर, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एंड प्रेशर, ये कारण हुआ। और तब भी समझ में नहीं आया, तो हमने क्या देखा था कि एक इक्वेटर पे क्या होता है, लो प्रेशर बेल्ट, इसके ऊपर क्या होता है, फिर ये तो समझ सकते हैं कि टेम्परेचर से थर्मली इंड्यूस, इक्वेटर बहुत गर्म होता है तो ज़्यादा गर्म रहेगा तो वहाँ पे क्या रहेगा, हाई टेम्परेचर, इसलिए कौन सा बेल्ट बनता है, लो प्रेशर। ये बहुत ठंडा है, लो टेम्परेचर बेल्ट, इसलिए क्या हो गया, हाई प्रेशर। पर अगर आपको पूछा कि यहाँ पर लो प्रेशर क्यों बनता है, तो आपको कहना है कौन सा इंड्यूस, थर्मली की डायनामिक,
या फिर आप कह सकते हैं रोटेशन ऑफ और प्रेशर, या फिर वो भी नहीं जम रहा तो सिंपल में हवा किसे जा रही है, विंड हाई प्रेशर टू। अब यहाँ देखिए, जब विंड्स यहाँ पे आएंगी, जब दो विंड्स यहाँ पे कॉन्वर्ज होगी तो रूल के हिसाब से विंड्स कहाँ जाएगी, इसलिए वहां पर क्या बन गया, तो लो प्रेशर। सर लेकिन जो सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर हाई प्रेशर रहता है तो उसमें तो मतलब अफेक्ट होना चाहिए ना, क्योंकि सरफेस पे जो एयर है वो गर्म होगी तो वो अफेक्ट होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे नहीं, तो ये ऊपर से नीचे ऐसे आ रही ना, ये ऊपर से गर्म होगी तो ऊपर जानी चाहिए ना। नहीं नहीं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ये गर्म होता है, तो यहाँ पे गर्म होती तो ऊपर जाना चीज बराबर है, लेकिन ऊपर से विंड लुक देखा था ना, ऊपर से मैंने यहाँ से एरो घुमाया था और फिर यहाँ पे एरो, तो ऊपर के विंड्स इसको वापस नीचे लेके आ, ठीक है, इसलिए वो लुक बताएगा, इसलिए वो हेडली सेल, फेरल सेल और किसको पढ़ना पड़ता है, उधर से हेडली सेल में ये देखा था, ये ऊपर जा रहे हैं तो ये कहाँ जाएगी, नीचे, फिर ये ऊपर आएगी तो एक कहाँ जाएगी, नीचे, इसलिए ये दोनों, एक हॉरिजॉन्टल पैटर्न, एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को नाम दिया उन लोगों ने जनरल सर्कुलेशन, और इसको नाम दिया लैटिट्यूडनल सर्कुलेशन या फिर प्राइम मेरिडियनल सर्कुलेशन। एक हो गया विंड्स का, एक हो गया करंट्स। इसके आंसर्स लिख के दिया है, इसको पढ़ो और ये कम से कम 2 आंसर लिख, नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछना, पर इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सबसे पहले एनसीईआरटी का बुक्स पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में आपको उतना समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो 7 प्रेशर बेल्ट से, पर ये सभी 7 प्रेशर बेल्ट मूव होते हैं कि नहीं, हल्के से 5 डिग्री नॉर्थ में हो सकते हैं, 5 डिग्री साउथ में हो सकते हैं, जनरली हो सकते हैं, लेकिन आपको इतना ही पूछेंगे, वो फैक्ट नहीं पूछेंगे, इतना ही पूछेंगे कि प्रेशर बेल्ट मूव होते हैं कि नहीं, तो आपको कहना है हाँ, और आंसर देना ड्यू टू अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। आईटी जेट जैसे ही मूव करेगा तो अपने साथ वो ऊपर नीचे बेल्ट को भी शिफ्ट करेगा। तो अभी वो 4 विंड्स के बारे में बाद में देखेंगे, इतना आपको पढ़ के आना है, वेस्टर्लीज के बारे में, ईस्टर्लीज के बारे में और ट्रेड विंड्स के बारे में। और इंडिया में कौन से 2 विंड ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे, तो समर्स में ट्रेड विंड्स और विंटर्स में वेस्टर्लीज। इसलिए इंडिया में विंटर्स में बारिश आती है कि नहीं, ठीक है, तो इसको पढ़ो, फिर इसको और बड़े लेवल पर डील करो, यहाँ तक आपको पढ़ के आना। तो इंडिया का क्लाइमेट मेडिटेरेनियन बोल सकते हैं, कौन सा इंडिया का क्लाइमेट मेडिटेरेनियन नहीं बोल सकते, वो वर्ड यूज नहीं कर सकते, पर मेडिटेरेनियन सी का इन्फ्लुएंस इंडिया पर होता है, ये कर सकते हैं कि इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो आते हैं, ठंडी में जो बारिश आती है, उसके पीछे उसका रूट कॉज क्या है, तो मेडिटेरेनियन सी की तरफ है, मेडिटेरेनियन सी की तरफ, और वो लाते कौन है, तो जेट स्ट्रीम्स लाते वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इसलिए उनको डिस्टर्बेंसेस का। तो इंडिया में कौन कौन सा एरिया इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो इंडियन ओशन से भी इंडिया में बारिश आती है, और कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी से भी इंडिया में क्या आती है, बारिश आती है, लेकिन वो कब आती है, विंटर्स में, जो नागपुर से लेके लद्दाख तक से दिल्ली से में जितनी भी बारिश आएगी उसके पीछे इंडियन ओशन जिम्मेदार नहीं होता, कौन सा ओशन होता है, मेडिटेरेनियन सी और कैस्पियन सी, और वो विंड्स उधर से आते वेस्टर्लीज की तरफ से आते, इसलिए वो इधर से आके हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में फ्लड लाएंगे, राजस्थान में फ्लड ला सकते हैं, या फिर नागपुर में बारिश ला सकते हैं। पर इंडिया में मानसून कब आता है, इंडियन ओशन के संपर्क से, ठीक है, तो मानसून इंडियन ओशन के लिंक हुआ, और विंटर्स में जो इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो बारिश आएगी उसके पीछे 2 लोग जिम्मेदार है, कैस्पियन सी है मेडिटेरेनियन सी, वो इंडियन मानसून में पड़ेंगे। तो वेस्टर्लीज और जेट स्ट्रीम तो अलग अलग रहते हैं ना। हाँ, वेस्टर्लीज नीचे में, जेट स्ट्रीम ऊपर में, लेकिन मैंने पहले कहा नीचे का सिस्टम ऊपर से लिंक होता है, ऊपर का सिस्टम नीचे से, इसलिए कॉन्वर्जेंस डाइवर्जेंस करके टॉपिक दिया है आपके आंसर, मतलब डिस्टर्बेंसेस दोनों जाते हैं। दोनों डिस्टर्बेंस, इसलिए उसका नाम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस लिखा है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा है, वो विंड्स ऊपर से भी आ रहे हैं और नीचे से भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। बड़ी उसमें एनसीईआरटी और खुद का अलग अलग मॉडल आंसर बनाओ, मैंने वहाँ पे ऑलरेडी बना के दिया है, उसको अपने वर्ड डाल। ये क्लाइमेटोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट विंग्स है, प्राइमोडोनियल और बोहर।